हाँ सर, मुझे एक डाउट था, जैसे इसमें सन जो बैठा है वो 8th हाउस में है, तो वहां पे जोडियाक हाँ हम लोग देख रहे हैं कि वो 9 है, इसलिए हम लोग उसको डुअल लिए। लेकिन सर वो हाँ 8th जी, हाउस में बैठा है, तो उसको हम लोग फिक्स नहीं पकड़ेंगे, उसका जोडियाक देख के उसको डुअल पकड़ेंगे। ना बिल्कुल सिर्फ जोडियाक, क्योंकि डुअल फिक्स डुअल मूवेबल क्या है, वो तो जोडियाक ही है ना, वो तो राशि है। कोई जी हाउस जी। थोड़ी फिक्स मूवेबल डुअल होता है, अच्छा ठीक राशि है, मूवेबल नाउ आई डुअल गॉट या इट। फिक्स्ड होती है। ठीक है। जी हाँ, जी जी। तो जब ठीक। जो भी राशि होगी उसमें जो भी, अगर वो फिक्स्ड है, अगर जब भी वो डुअल होगी तो हम देखेंगे वो कौन से वाले इस पे है, द्विस्वभाव राशि जो है वो क्या है। ठीक है। तो चलिए अब आज हम शुरू करते हैं अपनी कहानी इस पे। आज हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे प्लैनेट्स, हर प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और स्टार्ट करेंगे हम लोग वही अपना सेम ऑर्डर है, केतु वीनस सन मून मार्स, राहु जुपिटर। तो इससे अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद केतु। केतु के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्या क्या मालूम है आप लोगों को केतु के बारे में? Sir, it is the What? body, headless, headless. सर शैडो शैडो प्लैनेट। शैडो शैडो प्लैनेट, प्लैनेट। नोड ऑफ अ मून, शैडो मून का नोड है बस, मतलब नोड ऑफ मून का नोड से क्या मतलब है आपका? ऑर्बिट, जो आपने बताया था, जैसे अर्थ का ऑर्बिट और मून है सैटेलाइट का ऑर्बिट, जहाँ कोइंसाइड करते हैं, उन बिल्कुल उन ठीक, जहाँ पॉइंट्स पे दोनों मीट हाँ, करते उन पॉइंट्स को, बिल्कुल उन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ नोडल द। पॉइंट्स। हाँ ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप बोल सकते हैं, नोडल पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो वो दो पॉइंट्स हैं, वो दो पॉइंट्स साथ से रहते हैं हमारे हम हमेशा। और वो सबसे हमारी लाइफ में काफी उत्पात मचाते हैं ये लोग। तो राहु केतु, और इसका माइथोलॉजिकल स्टोरी भी हमें मालूम है। हेडलेस वो जो बॉडी था, ये वो है, अब बॉडी विदाउट अ हेड। तो दिस इज बॉडी विदाउट अ हेड। A body without a head is something which is not thinking. It is aloof. It is liberation. तो अभी केतु किन किन चीजों को डिनोट करता है वो हम देखेंगे। केतु इज अ शैडोई प्लैनेट। ये मिस्टिसिज्म, साइकिक और स्पिरिचुअल इंसाइट जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, ऑकल्ट का जितना भी नॉन वो है डोमेन है, ये सब केतु के उसमें आता है। ऑकल्ट स्टडी का नहीं, ऑकल्ट प्रैक्टिस का, मतलब नॉट नेसेसरी आप ये करें, बट ये मेडिटेशन का जैसे है। आप ये स्टडी एनालिसिस का नहीं है, ये मेडिटेशन का है, ये साइकिक पावर्स का है। अगर किसी के अंदर साइकिक पावर जैसे होता है ना, लोगों को आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कुछ साइकिक पावर्स होते हैं, जो कुछ देख सकते हैं, जिन्हें विजन आते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी केतु में। एस्ट्रोलॉजी एज अ स्टडी नहीं आएगी इसमें, ठीक है, वो दूसरे प्लैनेट का कारक है, वो भी हम पढ़ेंगे। बट ये केतु इज समथिंग विच इज, बट जब भी केतु का टाइम आएगा, अभी हम स्टार्ट करेंगे बातें करना दशाओं में, कि जब भी केतु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में केतु आएगा आपकी लाइफ में, आपका इंक्लिनेशन जो है वो मेडिटेशन या ऑकल्ट की किसी भी चीज की तरफ जाएगा। अब मेडिटेशन का क्या बेसिक है कि वो आपको अलूफ कर देती है, थोड़ा अलग कर देती है, थोड़ा सा शांत कर देती है। तो केतु उस टाइप का आपका प्लैनेट है, जो आपको आपके मन को इस इन चीजों की तरफ लेके जाएगा। तो ये नॉलेज का भी वो है। हाँ जी, तो ये केतु डेथ का भी है, लिबरेशन भी है, एनिमिटी भी है, इंजरी, नेगेशन, सीक्रेट लाइसेंस डीज, अंडरवर्ल्ड, नार्कोटिक्स। अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप सारी चीजें आराम से पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। केतु का मतलब जो है, केतु की तीन चार चीज में रेलेवेंस है। एक तो जैसे केतु आएगा मेडिटेशन ऑकल्ट में, आप बोल सकते हैं केतु को मेडिटेशन ऑकल्ट में आप वो कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं केतु को। दूसरा, केतु का टाइम होगा तो केतु इज ऑल्सो सिग्निफिकेटर फॉर सर्जरीज। मतलब जो सर्जरीज होंगी आपकी, मतलब जो भी ऑपरेशन, जो भी आपका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ, जो ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, तो सर्जरी इज डन बाय केतु। केतु के पीरियड में
सर्जरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक ये है, इसके अंदर केतु जो है डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन का भी कारण है। अगर राहु केतु के टाइम पे, राहु भी केतु भी दोनों, राहु केतु के कैरेक्टरिस्टिक काफी सिमिलर है, कुछ एक चीजों में फर्क है, बाकी सब दोनों चीजें एकदम बिल्कुल सेम है। केतु जो है वो आपको लिबरेशन की तरफ लेके जाता है, राहु थोड़ी किसी और लिबरेशन की तरफ लेके जाता है, इन्वॉल्वमेंट की तरफ लेके जाता है, मतलब वो पैशन का कारक है। केतु मेडिटेशन दिखाता है, राहु पैशन दिखाता है। तो राहु की हम बाद में बात करेंगे। तो ये रिनंसिएशन भी है। केतु जो है आपका मोक्ष का कारक है, इसको हम बोलते हैं मोक्ष का कारक। तो मोक्ष की तरफ, मोक्ष कैसे, वही मेडिटेशन हो गया, ये ऑकल्ट की तरफ ध्यान हो गया, भगवान की तरफ ध्यान हो गया, इन सब चीजों में केतु आपको लेके जाएंगे। सर्जरीज कराएगा, दूसरी चीज मैंने बताया आपको। तीसरा ये दोनों ही चीजें, राहु केतु शनि, ये सब चीज जितने भी मेलेफिक्स हम बोलते हैं, जो भी ये राहु प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स बैड हैबिट्स को भी बताते हैं, मतलब अल्कोहल, सिगरेट और स्मोकिंग और ये सब। तो अगर हम इसमें डिवीजन करेंगे तो केतु जो है वो स्मोकिंग, एनीथिंग व्हिच इज एनी इंटॉक्सिकेशन व्हिच इज टेकन थ्रू स्मोक, मतलब जैसे आपका सिगरेट हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, वीड लेते हैं लोग, या कोई ड्रग्स ले रहे हैं स्मोक के थ्रू, तो वो सारा केतु का पार्ट है। जो राहु में सिर्फ अल्कोहल, राहु इज फॉर अल्कोहल। ये डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ दोनों चीजों में हम लोग कर सकते हैं। तो केतु इज इन सभी चीजों को केतु बताएगा। सडन चीजें, ये सब सडननेस को भी दिखाती है, अचानक से कोई भी चीज होना आपकी लाइफ में, ये केतु के राहु केतु दोनों दिखाते हैं, दोनों चीजें उसमें ही आएंगी। इनके कीवर्ड्स जरा केतु को समझना, अगर एक वर्ड में समझना है, कीवर्ड्स अगर आपको ध्यान रखने हैं तो लाइफ बियॉन्ड, मतलब लाइफ के परे जो चीजें हैं वो सब केतु के अंदर है। ये रूल्स योर नेक्स्ट बर्थ, इट रूल्स योर स्पिरिट। So in this dual marriage also is found in this, in Ketu? कौन सा Dual marriage? डुअल मैरिज? हाँ, मैंने कहा लिखा हुआ है, इसके पूछा। मतलब सी केतु के टाइम में, मतलब ये डुअल मैरिज, मतलब सी जब व्हेन वी स्टडी प्लैनेट्स तो उसके अंदर हम देखेंगे, नॉट एवरी टाइम केतु विल डिफाइन दैट, बट हाँ केतु का टाइम आएगा जिस टाइम पे शादी हो रही होगी, तो या दशा चल रही है केतु की, उस टाइम पे शादी है, पॉसिबिलिटीज आर। और ये बाकी कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे हमें। वी कांट से इट फॉर जैसे चेंज ऑफ रेसिडेंस, नॉट एवरीबडी, जब भी केतु का टाइम आएगा तो सब लोग रेसिडेंस चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है, बट ये सिग्निफिकेंट है। मतलब अगर प्लैनेट को सब चीजें सिग्निफाई कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये चीजें हो जाएंगी। इट इज मतलब या दिस इज लाइक इंडिकेशन। मतलब सिग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे प्लैनेट का जब भी टाइम है, एक तो प्लैनेट अपने आप से कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं देता जब तक उसका टाइम नहीं आएगा। टाइम आने का मतलब है जब तक प्लैनेट दशा, अंतरदशा, प्रतिंतर दशा में नहीं होगा वो अपना रिजल्ट नहीं देगा। महादशा में मेजर इज दशा, सेकंड इज अंतरदशा, लास्ट इज प्रतिंतर दशा। प्रतिंतर दशा का पीरियड बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको हम लोग बहुत कम ही, ज्यादा उसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब रेलेवेंस इन सेंस, मतलब कोई खास पर्टिकुलर इवेंट है, जैसे कोई एग्जाम दे रहा है, कोई इंटरव्यू पे जा रहा है, तो ऐसा पर्टिकुलर एक इवेंट है जो डेट स्पेसिफिक है, उसके लिए हम प्रतिंतर दशा वगैरह देखते हैं। अदरवाइज बड़े इवेंट्स के लिए हम प्रतिंतर दशा पे इतना जोर नहीं देते। ना ही जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसके अंदर हमें प्रतिंतर को देखनी जरूरत है। बट हाँ, जब भी दशा अंतरदशा में केतु आएगा तो ये सारी चीजें होने की संभावना है। पार्ट्स ऑफ बॉडी कौन से, बटा के एपिडेमिक, ये भी दोनों का सेम ही चीज है। इसमें डिजीज होने के, हाई का, स्लोनेस ऑफ एक्शन, इंसैनिटी, ये सारी चीजें प्रॉब्लम देता है केतु। बट केतु के टाइम जब भी आएगा तो डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन देगा। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं इतने, इसमें जिसमें कि टेस्ट पे टेस्ट कराए जा रहे हैं लोग, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। क्यों? क्योंकि पीरियड जो है उस टाइम पे दशा जो चल रही है वो केतु या फिर राहु की चल रही है। मेजॉरिटी तो केतु की होती है, केतु की चल रही है, उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि बच्चा है, बड़ा है, जिसको भी हुआ क्या है, बीमारी क्या है, इनके टाइम पे बीमारी पता नहीं चलती। दीज प्लैनेट क्रिएट डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन। मेटल इनका लेड है, लेड मेटल, कलर इज ग्रे। जेमस्टोन जो पहना जाता है वो कैटसाई या लहसुनी है। हाँ जी आयुषी जी, आप क्या कह रहे हैं? सर फिर जब नहीं पता चलता है तो क्या करते हैं?
नहीं पता चलता तो क्या करते हैं, रेमेडीज लेके पता नहीं चलेगा, गारंटी दे सकता हूँ। तो हम वेट करते हैं जब केतु का पीरियड खत्म हो जाएगा तभी पता लगेगा। सर क्योंकि मेरी एक कजन है, अगर उसको मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है और उसका वही राहु केतु साथ में चल रहा है, मतलब राहु का दशा में केतु का, राहु की साथ में नहीं महादशा में चलते। केतु की अंतर्दशा चल रही है। तो केतु की दशा खत्म हो जाए उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन खत्म हो जाएगी तो तो वो तो साल पता भर। लगने की चांसेस, बट राहु की दशा चल रही है। हाँ सर। टेस्ट कराते रहे, ढूंढते रहे, सर सब तरफ टेस्ट कराएं फिर भी नहीं पता लगेगा। तो तब तक अगर साइकाट्रिस्ट में सपोज इसमें अगर ऐसा हो जाता है कि मतलब डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन है उसमें डेथ हो गया तो हो गया तो फिर उसी टाइम पे लिखी थी तो उसी टाइम पे होगा। वैसे भी जब अभी हम बात करेंगे डेथ कब होता है कैसे, थोड़ा सा आई विल जस्ट गिव यू ऊपर ऊपर से आइडिया, नॉट वो, बट अगर नहीं पता लगे, हाँ बहुत सारे केसेस होते हैं। और आप जब ये करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो आपके पास यही केसेस आएंगे, नॉर्मल केसेस तो आएंगे नहीं। हेल्थ के लिए जब भी आपके पास केस आएगा 90% टाइम उसकी राहु या केतु की दशा चल रही है। अगर वो हेल्थ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने आता है तो उसकी राहु या केतु की दशा चल रही होगी, क्योंकि उसको जब समझ ही नहीं आ रहा, डॉक्टर बता ही नहीं पा रहे, ये टेस्ट करा लो, ये हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल चले जाओ, तीसरे हॉस्पिटल चले जाओ, क्यों? क्योंकि निकल ही नहीं पा रहा कि है क्या, बीमारी क्या है, वो डायग्नोज ही नहीं हो पा रही। सर और फालतू इलाज की किसी और दवाई चीज से खाने चल से रहा है, और बीमारी कुछ और है। शरीर में और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वेट भी तो नहीं कर सकते ना, छोड़ भी सर तो तो नहीं सकते। 6 मंथ ऑलरेडी हो गया, वो लोग बहुत ज्यादा सिर्फ परेशान। ये 6 महीने और रुक जाइए तो खत्म हो जाएगी। हालांकि राहु की दशा चल रही है तो भी इवन इन राहु सेम चीजें हैं, डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन ही रहती है। और राहु अगर मून के साथ भी हम बताएंगे, इसके केतु किसके साथ है, तो केतु और राहु अगर किस प्लैनेट के साथ होते तो उसका क्या मतलब निकल आएगा, क्योंकि अभी जब हम मून बढ़ेंगे तब हम उसमें बात करेंगे। आप जिसकी बात करें उसमें चेक करिएगा उनका राहु केतु मून के साथ तो नहीं है, एक ही हाउस में, मतलब कंजंक्शन तो नहीं है, एक प्लैनेट में एक ही घर के अंदर दोनों राहु केतु के साथ मून तो नहीं बैठा हुआ। मतलब या तो राहु के साथ होगा या केतु के साथ होगा, क्योंकि राहु केतु कभी भी एक साथ नहीं होते, 180 डिग्री में अलग अलग होते हैं। मतलब फर्स्ट एंड 7th हाउस में ही होंगे हमेशा, हमेशा डायगोनली ऑपोजिट होंगे। मतलब वैसे साथ में नहीं है, दशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में। सर अगर दशा वो प्रॉब्लम है किसमें? मर्क्यूरी के साथ? नहीं प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सिर्फ मून के साथ, मून अभी हम बात करेंगे ना, अभी रुक जाओ, ये पे अपना कुंडली देख के डरने की कोई वो नहीं किसी का। और ये भी है, जब ये राहु केतु शनि की दशाएं चलती हैं, ठीक है, तो तभी इंसान जो है एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखता है। तो आप लोग अपनी अपनी दशाएं भी चेक करें। राहु ही चल रहा है। राकेश में किसी की दशा चलते है, सर मेरा तो गुरु चल रहा है। मेरा तो राहु चल रहा मैं है। अभी आने वाला था, ये राहु केतु शनि, या फिर अब जनरली राहु केतु होता है, शनि भी थोड़ा कम ही है, राहु बट केतु। सर मेरा मर्करी है, but it is sitting with obviously I don't know Mercury हाँ, का दशा। अगर मरकरी है, देखो मरकरी जुपिटर ये दो भी है, इन दो की दशा भी हो सकती है। बट अगर मरकरी और जुपिटर की दशा चल रही है और आप एस्ट्रोलॉजी ही सीख रहे हैं तो जुपिटर तो ठीक है, जुपिटर तो कारक है एस्ट्रोलॉजी का। बट अगर मरकरी की दशा चल रही है तो मतलब मरकरी वुड बी कंजंक्ट और एस्पेक्टेड बाय राहु और केतु, तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। मेरा तो राहु नहीं, मतलब साथ में बैठा हुआ है। अंतरदशा जो एस्पेक्ट, अंतरदशा जो है वो सन का है, which is sitting in the 11th house and is the owner of 8th house। सन वन से मतलब नहीं कौन सा वो अच्छा। दशा किसकी है? दशा दशा मर्करी किसकी की चल रही है है? और और अंतरदशा मून की है। अंतरदशा मून की है, दशा मरकरी की है। ये दोनों कहाँ किसके साथ, राहु केतु के साथ तो नहीं बैठे हुए? अभी आप चलो कोई नहीं, अभी तो मर्करी मैं इज सिटिंग विद नहीं, मेरे चार्ट में एक्चुअली ट्रू मर्करी इज सिटिंग विद राहु, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रू राहु एंड मीन राहु। तो मेरा जो 0 डिग्री का राहु है, मीन राहु, वो 0 डिग्री का है। किसी चार्ट में 7th हाउस में दिखाते हैं और किसी में 6th हाउस में।
So I am not sure which is the confused right one. नहीं, अभी किसी किसी उसमें छोड़ दो, अभी आप सिर्फ लगन चार्ट अपना देखो और कुछ नहीं देखना. बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नॉट नेसेसरी, बट मोस्टली यही होता है. मोस्टली 90% टाइम यही केसेस हैं. जब मरकरी जुपिटर ये दोनों नॉलेज और पढ़ाई के कारक है. राहु केतु शनि ये सब ऑकल्ट वगैरह ये सब चीजें कराते हैं. तो इन्हीं के कुछ होंगे ऊपर नीचे के जब भी जोड़ या कुछ करेक्शंस होंगे तभी इंसान एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट की तरफ झुकता है. और एस्ट्रोलॉजी खास तौर पे वही देखता है. अभी आप सब लोग अपने जुपिटर का प्लेसमेंट भी चेक करना. ये जो अक्यूट पेन की बात हो रही है, अक्यूट पेन किसी पार्ट में भी हो सकती है, पर्टिकुलर किसी पार्ट की बात. अक्यूट पेन ये पाँव में केतु है तो पाँव के अंदर आप समझ सकते हैं. और बैक पेन, बैक पेन शनि. अभी आएंगे शनि पे, आएंगे धीरे धीरे. इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन सारे हम जब करेंगे फिर मैं डायरेक्शन समझाऊंगा आपको बाद में. और इसको कोई साइन नहीं मिला बेचारे को, कोई लॉट नहीं किसी का, इसको हमने कुछ नहीं दिया. अब आते हैं हम वीनस पे. वीनस के बारे में क्या राय है आप लोगों की, क्या क्या पता है वीनस के बारे में आपको? लग्जरीज. हाँ मतलब वो लग्जरीज, मेटल, सिल्वर, वाइफ, गर्लफ्रेंड. वाइफ, स्पाउस. वाइफ, गर्लफ्रेंड, यस. Diamond. डायमंड तो उसका वो है. वीनस को जो है, वीनस हाँ वीनस मतलब किसी भी चीज का जो अच्छी चीज है. वीनस क्या है, वो असुरों के गुरु शुक्राचार्य वाला वो है. तो शुक्र क्या है ना, शुक्र दो चीजें मान सकते हैं आप शुक्र को. एक वर्जन ऑफ एक्सप्लेनेशन है शुक्राणु से, विच इज योर स्पर्म्स. दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन है शुक्राचार्य से. तो ये दोनों ही चीजें हैं और वीनस दोनों ही चीजों को दिखाता है. शुक्राचार्य अगेन असुरों के गुरु थे, तो वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी मतलब बिगड़ा हुआ नॉलेजेबल जिसे बोल सकते हैं आप, जिसे भोग विलास का वो शौक हो. तो जब भी शुक्र की दशा किसी की आती है, अंतर्दशा में आएगा, भले इंसान के पास पैसे हो चाहे ना हो, उसका टाइम जो है थोड़ा सा उसकी लाइफ में लग्जरीज अपने आप बढ़ जाएंगी. अब जैसे मान लीजिए बड़ा ही सिंपल साधारण सा एग्जाम्पल है. वीनस का टाइम आया आपका और आप नॉर्मल आदमी पहले बस में धक्के खाता था, अब एसी बस में बैठ के जाने लगा ऑफिस. वो फर्क आ गया. मतलब तनख्वाह नहीं बढ़ी लेकिन वो चीज हो गई. तो उसकी लाइफ में लग्जरीज और कंफर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे वीनस की दशा में. तो ये सबका बाप है. एनीथिंग व्हिच यू ऐड टू वीनस ये डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रैक्शन ही करता है. इसलिए इसको बोला था वीनस को, ये प्लैनेट हर प्लैनेट का बाप है. तो गॉडेस ऑफ लव, इसमें क्या है, ये वाइफ के लिए, मेंस के लिए ये वाइफ देखने वाला प्लैनेट है. फीमेल्स के लिए हस्बैंड देखने वाला नहीं. तो ये स्पाउस का हम बोलते हैं, स्पाउस के लिए 7th हाउस है. बट हम स्पाउस का जो ये सिर्फ मेन के वीनस जो बताएगा वो बताएगा वाइफ या गर्लफ्रेंड या फीमेल पार्टनर जो भी होगा किसी भी मेन का, उसके लिए. तो बिलवेड, मैरिटल हैप्पीनेस, लव अफेयर्स, ऑल योर पैशन, सेक्स, प्लेजर ऑफ बेड्स, ब्यूटी, ये सारी चीजें जो है जिसे अब बोला जाता है भोग विलास, वो वाली सारी चीजें जो है इसमें सारा मतलब महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी आइटम. एक और चीज इसमें, जब भी वीनस का टाइम होगा मतलब इंसान गाड़ी की तभी खरीदेगा, कार या व्हीकल तभी खरीदेगा, या मोड ऑफ कन्वेंस समझ लीजिए आप, व्हीकल या मोड ऑफ कन्वेंस आप कह लीजिए, तभी खरीदेगा जब वीनस का टाइम आए. तो इसलिए जब हम प्रेडिक्शन में बात करते हैं, इवेंट्स में बात करते हैं, तो हम व्हीकल परचेज की बात करते हैं. हम कभी भी कार परचेज और स्कूटर परचेज, कोई बोट खरीद सकता है, कोई यॉट खरीद सकता है, कोई फ्लाई जेट खरीद सकता है. हम वो स्पेसिफाई नहीं करते क्या आइटम खरीदेगा. 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, हम कहते हैं वो खरीदेगा, ये आपका व्हीकल खरीदेगा. सो ये वीनस के टाइम, वीनस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है उस टाइम पे, हमेशा होगा जब वो बंदा गाड़ी खरीदेगा. दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में पक्का, या फिर वही उसी के कंजंक्ट या एस्पेक्टेड प्लैनेट की दशा अंतरदशा चल रही है. तो ये कंफर्ट्स का हिसाब किताब मामला, इसको हार्मनी, लव,
का हो गया, दैट रूल्स योर इमोशनल एक्सप्रेशन, लव, आर्टिस्ट्री, फिल्म, शो बिजनेस, सोशल लाइफ, ये सारी चीजें। बॉडी में भी पार्ट्स ऑफ बॉडी, चिन, चीक, थ्रोट, आईज, मेजरली ये इसमें अगर आप वेनरल डिजीज और स्किन डिजीज और ये सारी जो चीजें ये वीनस के थ्रू होती है। वीनस का कहा जाता है इसमें ये इन्वॉल्वमेंट है। कलर सिल्वर, मेटल कॉपर एंड जेमस्टोन डायमंड। वीनस के लिए उपाय जो दिए जाते हैं वो डायमंड जनरली दिया जाता है। तो डायमंड इज समथिंग, डायरेक्शन इसका साउथ ईस्ट है। So this is Venus. It rules Taurus and Libra. अब हम आते हैं सन पे। सन के बारे में बात करते हैं। सन के बारे में एवरीबडी नो सन क्या है, अभी मैंने आपको आधा तो बता ही दिया। ये आत्मकारक प्लैनेट है, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ, होल बॉडी, किंग है, फादर है, सोल है। आपकी सोल जो है वो सन है, जो आपका मन जो है वो मून है। मतलब बेसिकली ये बोला जाता है सन के लिए, वाई सोल जो है बॉडी में एंटर करती है व्हेन द चाइल्ड टेक्स इट्स फर्स्ट ब्रेथ। जब वो बाहर निकल के, जब वो रोता है बच्चा, जब उसके जब पहली सांस लेता है, तब दैट इज द मोमेंट व्हेन सोल एंटर्स योर बॉडी। और वो सोल है। तो सोल का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिसाइड्स व्हाट इज इट दैट यू विल go through this in this lifetime। ये आपका किस लाइफ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या आप यूज करेंगे, तो वो सारी क्या क्या होगा आपके साथ में, आपकी सोल का पर्पस क्या, आप सोल मतलब किस हाउस में सन प्लेस्ड है, उससे आपका बेसिक डायरेक्शन मिलता है कि ये सोल को मजा यही करने में आता है। कुछ चीजें होंगी, जैसे आप सभी लोगों को एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का शौक, ये वो हुआ, या कोई एक ऐसा हिडन एक इंटरेस्ट होता है हर किसी का, नॉट रिलेटेड टू द प्रोफेशन दे आर डूइंग एंड आल्सो नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स। मतलब इट इज जस्ट दैट कि आपको वो वाला काम करने का मन करता है, हमेशा मजा आता है वो करने में। तो वो चीज जो है दैट वुड बी गवर्न्ड बाय योर 8th हाउस का, सॉरी, गवर्न्ड बाय प्लेसमेंट ऑफ सन, कि सोल को किस चीज में, सोल की इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, सोल कहाँ किस चीज में मजा आता है सोल को, वो चीज है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है सन के साथ, कोई भी गवर्नमेंट काम है, मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम होगा वो उसमें सन होना जरूरी है। इनफैक्ट इवन क्लियरिंग योर एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम लाइक IAS, PCS या कोई भी आप इस तरह के गवर्नमेंट वाले एग्जाम्स देते हैं, वो भी सन और मून का इन्वॉल्वमेंट उसमें दोनों का होना जरूरी, दोनों का या दोनों में से एक का होना बहुत जरूरी है। तो ये गवर्नमेंट को दर्शाता है ये चीज सन। दिस इज योर ईगो, दिस इज योर एम्बिशन, ऑनर, फेम भी दिलाता है, स्टेटस भी दिलाता है। ये जब हम कारक पढ़ेंगे प्लैनेट्स के, तब उसमें हम एक और चीज पढ़ेंगे कि ये प्रोफेशन का भी आपका कारक है, सन फादर का भी कारक है। सो पावर, वाइटैलिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, ईगो, इट रूल्स द ईगो, सेल्फ विल, गवर्नमेंट को रूल करता है ये सन। पार्ट्स ऑफ बॉडी, हार्ट, हेड, ब्रेन, सब ये जो अपने मेन ऑर्गन्स हैं। डिजीज भी, हार्ट ट्रबल, हेडेक, ये सारी डिजीज हैं। मेटल गोल्ड, कलर गोल्डन, जेमस्टोन रूबी, मानिक बोलते हैं, और डायरेक्शन इज ईस्ट। सो ये आप शेयर करेंगे ना ये नोट्स? हाँ, मैं शेयर कर दूंगा। किसी को कोई ऐड करना हो कुछ, या किसी को कुछ क्वेश्चन हो किसी, तो प्लीज अनम्यूट करके आप बोले, पूछे, कोई दिक्कत नहीं। सर एक क्वेश्चन है, हम लोग प्लैनेट्स के बारे में हम डिटेल में बात कर ही चुके हैं, मतलब बात हमें एक आइडिया है कि किस प्लैनेट का क्या मतलब है। आपने अभी बोला कि सन इज आत्मकारक एंड वी लुक एट वेयर व्हिच हाउस इट इज प्लेस्ड, सो डज द लॉर्डशिप ऑफ द पर्टिकुलर हाउस व्हिच सन टेक्स आल्सो प्लेज अ पार्ट एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट इज सीन? Yes. As far as the आत्मकारक जो आपने बोला कि सोल को ये काम करने में मजा आता है, सो वो क्या लॉर्डशिप से भी हम डिराइव करेंगे? कर सकते हैं लॉर्डशिप से भी कर सकते हैं। किस हाउस का लॉर्ड है सन, उसका देख सकते हैं वो कौन, ठीक है, कौन से साइन में क्या है। तो दो चीजें हमेशा ही मैटर करती है आपको, एक तो प्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिनल सन कहाँ पे प्लेस्ड है वो,
ठीक है, और दूसरा वो किस हाउस का लॉर्ड है। ओके ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमेशा, यही मेन आपका जो हॉरोस्कोप देखने का जो एक वो है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब सारे हॉरोस्कोप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, तब मैं आपको उसमें सिखा दूंगा कि कैसे हम नंबर्स के कौन कौन से हाउसेस का रिजल्ट एक प्लैनेट देगा। एक प्लैनेट किस किस हाउस को डिनोट करता है और उसका किस किस हाउस का रिजल्ट देता है जब उसका टाइम आएगा तब। तो वो हम चीजें एक बार पढ़ेंगे और उसमें आप देख पाएंगे कि जैसे मान लीजिए अभी हमने वीनस पढ़ा। वीनस क्या है? वीनस 2 साइंस का लॉर्ड है, मतलब 2 हाउसेस का लॉर्ड हो गया। और जहां पर बैठा है, अगर मान लो तीसरे घर में बैठा है अपने हाउसेस के अलावा, अपने साइंस के अलावा, तो मतलब 3 हाउस हो गए। तो वीनस 3 हाउसेस के रिजल्ट तो देगा ही देगा। उनके रिलेटेड चीजें जो है आपकी, वो दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वीनस। अब ये आत्मकारक मैंने इसलिए बोला मजा आता है क्योंकि इसको एक्सप्लेन ऑफ जो सोल का, जो सोल किस चीज में लगी हुई है, सोल का इंटरेस्ट कहां पर है, सोल का मेन पर्पस क्या है, तो वो चीज जो है वो बताएगा सन कहाँ पर प्लेस्ड है, आपके किस हाउस में है उससे। अगर सन 8th हाउस में प्लेस्ड है तो लोगों का बहुत सारे जो ऑकल्ट सीखते हैं, किसी भी तरीके का ऑकल्ट सीखते हैं, उनका सन जो है वो 8th हाउस में प्लेस्ड होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका सन 8th हाउस में हो, क्योंकि उनका मन ही वो पढ़ के ही मजा आता है, करके ही मजा आता है। आप लोग चेक करिएगा, हाँ मतलब आप लोग चेक करिएगा, बहुत लोगों का होगा। मेरा 8th हाउस का लॉर्ड है सन। हाँ, तो आइदर सी 8th हाउस का लॉर्ड हो सकता है या 8th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है, दो चीज। तो ये अगर ये दोनों में से कोई चीज कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप लोग ऑकल्ट के अंदर सब लोग इंटरेस्टेड होंगे। अब यही अगर मान लीजिए ऑकल्ट में नहीं है, ये 10th हाउस में हो, तो क्या करेंगे, तो क्या बोलोगे आप? 10th हाउस इज तो आल्सो सोल का क्या प्रोफेशन, पर्पस है? कर्म का वो है, कर्म तो स्थान आदमी है। को काम करने में, हाँ तो उसको जिंदगी भर काम करना है। सर अगर उसको काम 12th करके हाउस में खुशी आ गया मिलेगी। तो, क्योंकि 12th हाउस इज हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट? 12th हाउस, हाँ तो उसको खर्चा करने में बहुत मजा आएगा, वो खर्चा ही करता रहेगा हर समय। सर मेरा जैसे 10th हाउस में प्लेस्ड है तो इट्स इन द कर्म स्थान। बिल्कुल कर्म स्थान में प्लेस्ड है, इसका मतलब आपका ये हो गया कि आपको काम करके खुशी मिलेगी। आपको काम कर्म करना इस बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलने वाली। और अगर सर 11th हाउस में है तो मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और गेनिंग वेल्थ इज उसी में बिजी रहेंगे। नहीं, इसका उल्टा भी है। नहीं, हाँ एक तो उसमें बिजी रहेंगे, दूसरा कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। एक और मतलब Okay. उसका ना, मतलब अगर वो उसमें ही है तो इसका मतलब ये है कि जितना मिल जाए उतना ही कम है। जितना मिलता रहे उतना ही कम है, क्योंकि वो रियलाइजेशन और डिजायर कभी हो ही नहीं पाएगी। आत्मा ही पीछे पड़ी हुई है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए उस चीज बट को। ये हाउस इज रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। बट सन प्लेस किस रूल्ड बाय प्लैनेट, रूल्ड बाय मार्स। कौन सा? रूल्ड बाय मार्स। मार्स इज एनर्जी, सारी एनर्जी भी उसी में लग रही है। अभी हम मार्स पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी देखो सन है आत्मकारक, मतलब कि आत्मा जिस भी सन प्लेस्ड एंड लॉर्ड ऑफ विच एवर हाउस, जिस भी हाउस में होगा, जिसका भी लॉर्ड होगा, जहां पर भी प्लेस्ड होगा, इन्हीं दोनों में आपकी सोल इन्हीं दो कामों के लिए आप इस धरती पे आए हो, समझ लो आप वही करने आए हो। सर जैसे मेरा 8th हाउस का लॉर्ड सन है, बिकॉज लियो है उसमें 8th हाउस में। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सर मेरा 8th हाउस का लॉर्ड सन इज रिटन 5 ओवर देयर, तो वो 8th हाउस का लॉर्ड सन हो गया। हाँ जी बिल्कुल। ओके तो सर मैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं देखूंगी। मतलब ऑकल्ट इज द मेन ओवर देयर। क्यों रुक जा रहा है बार बार? सबका तो चल रहा है, मेरा क्यों रुक रहा है? चल तो रहा। और क्या हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे, या हम एस्ट्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन कर पाएंगे? ठीक है, तो अगर आपका मेन मकसद देखो ऐसा है कि अगर आप सन 8th हाउस का कनेक्टेड है, आपका सन 8th हाउस से, व्हेन आई से कनेक्टेड इट मींस आइदर प्लेस्ड इन दैट हाउस और लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। तो और अभी तीसरा कनेक्शन भी है व्हिच इज एस्पेक्ट, बट अभी एस्पेक्ट अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, एस्पेक्ट बाद में पढ़ेंगे, तब आप देख लीजिएगा। तो अगर सन 8th हाउस से है तो हाँ
हम लोग ये 8th है, तो हमारा सोल का पर्पस ही है ऑकल्ट में कुछ अपना जीवन देखना है या उस चीज को देखना। तो ये बहुत लोग आप देखेंगे, एस्ट्रोलॉजर स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स एंड सो मेरा तो 12th हाउस में है सन। हाँ, तो अभी 12th हाउस में तो एस्ट्रोलॉजी का है कि मेरा नहीं? 8th हाउस में है। उसमें भी तो एस्ट्रोलॉजी लिखा। 12th हाउस अगर 8th और 12th हाउस दोनों ही हाउस एस्ट्रोलॉजी के ये दिखाते हैं, मोक्ष वाले हाउस है। तो एक डेथ का हाउस है, एक मोक्ष का हाउस है, दोनों ही चीजें एस्ट्रोलॉजी दिखाते हैं। 12th भी है, अगर आपने हाउसेस ठीक से पढ़ा तो 12th हाउस भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में 12th हाउस में है ऑकल्ट साइंस ये एस्ट्रोलॉजी दोनों लिखा हुआ चीजें। है। हाँ हाँ, तो वो है। तो ये अभी मैं 8th हाउस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि 8th हाउस वाले ज्यादा प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। 8 नहीं तो मैं 8th और 12th ही बोलता हूँ, 8th हाउस वाले बहुत ज्यादा है। तो 8th हाउस हो गया आपका, तो सन, तो आपका सन वही जो 8th हाउस में मून बेटा है। जहां पर भी है उस हाँ, तो मन वही लगता है ना। अभी आएंगे मून पे, आ गए। मून क्या है? मून इज योर मन। अब इंग्लिश में मन को क्या बोलते हैं? माइंड। माइंड। तो माइंड किसी ने देखा है? मन देखा है किसी ने? अगर मैं बोलूं गिव मी अ पीस ऑफ योर माइंड, तो पीस ऑफ योर माइंड तो होता नहीं, बल्कि लोग कहते हैं आई वांट टू गिव यू माय पीस ऑफ माइंड। तो मतलब इमेजिनरी मतलब है ना, इमेजिनरी जस्ट कॉन्सेप्ट। इमेजिन इट। अगर आप इसको साइंटिफिक उसमें देखेंगे तो माइंड इज कॉन्सेप्ट। माइंड भी कॉन्सेप्ट है, टाइम भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपको बताया कि अभी इतने बज रहे हैं, तो आपने देखा ये इतने बज रहे हैं। बट अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो ये माइंड और माइंड जो है वो कॉन्सेप्ट है, माइंड इज नथिंग। तो माइंड आपका मन है। मन हम बोलते हैं ना, मन का कोई वो नहीं है, बड़ा चंचल है, कहीं भी भाग जाता है, कितनी स्पीड कितनी तेज है, कहाँ कहीं ट्रैवल कर लेता है, पलक झपकता यहीं बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ माइंड। माइंड जो है, माइंड भी हमने डिवाइड कर रखा है 2-3 पार्ट्स में, एक अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। तो मून जो है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड आप बोल सकते हो, ये वो चीज है। माइंड इज व्हाट? माइंड जो है आपकी दिस शोज मेमोरी, दिस शोज आपका मन कहाँ पे लगेगा, या मन का क्या मतलब है। तो मन जो है ये जब बच्चा पैदा हो, ये समझिए मन को हम ऐसे कह सकते हैं कि मन इज एक तरीके की छोटी सी चिप है जिसमें आपके सारे कर्म जितने भी आपने करे, ठीक है, वो सारे उसमें स्टोर्ड है। अब मन अलग है और आत्मा अलग है, दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं। मन इज डिफरेंट एंड योर सोल इज डिफरेंट। तो माइंड एंड सोल इज डिफरेंट। माइंड हैज ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ वॉट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ, सारे कर्मों का हिसाब आपके मन में। आप अगर देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे जब फीमेल कंसीव्स तो 3rd मंथ के बाद से फीमेल के टेस्ट में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो फीलिंग आती है कि हाँ देयर इज अनदर लिविंग बॉडी इन द स्टमक, तो इन द टमी। तो वो जो है उस टाइम पे 3rd मंथ में मन आ जाता है। तो मन, इसीलिए मन टेस्ट बदल गया, टेस्ट बड्स बदलने शुरू हो जाते हैं फीमेल के एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो मन, इसलिए वो चिप आ जाती है उस टाइम पे कि क्या अगला जन्म किस उसमें हमने लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना। वो चीज सोल आती है जब हम व्हेन वी टेक अ फर्स्ट ब्रेथ, तो वो सोल का टाइम, ये मन का टाइम। तो दिस मून इज ऑल्सो, चूंकि मून अब उसका साइन है। बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है एक्चुअली। हाँ, चलिए, तो हम लोग, हाँ, सो ये मन की हम बात कर रहे थे। अब इसमें हम विल डिस्कस
मून हमें मालूम है, मून हमारे इमोशंस को भी बताता है, तो जितने इमोशंस हैं आपके वो सारे के सारे मून से पता लगेंगे। तो मून इज हाउस ऑफ इमोशंस। इसीलिए मैंने आपको बोला था आपका मन जो है, आप ये अगर आप इसको मन को मून आपका किसके साथ इन्फ्लिक्टेड है, मतलब किसके साथ प्लेस्ड है। अगर मून इज प्लेस्ड विद राहु और केतु और एनी मेलेफिक, सैटर्न, इवन सैटर्न, तो आप ये देखेंगे मून अगर राहु केतु सैटर्न के साथ है तो इसका हम बोलते हैं मन जो है किसी न किसी मेलेफिक के साथ है। बच्चा जब पैदा होता है तभी उसी टाइम पे हम मून का ट्रांजिट, मून की, हमारी पूरी ज्योतिष जो है वो मून पर ही बेस्ड है। इतना इम्पोर्टेंट मून है हमारे लिए और मून पे बेस्ड है, इसलिए हम अगर आप और मून, इसीलिए सारी राशि भी मून पे है। जब बच्चा पैदा होता है हम मून के इन्फ्लिक्शन, ट्रांजिट्स वगैरह सारी चीजें देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे चांसेस बहुत होते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इन्फेंट स्टेज पे बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं पैदा होने का, जो मरते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उस टाइम पे मून का इन्फ्लिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। इसीलिए सब लोग सबसे पहले ज्योतिष के पास जाके वो बोलेंगे चाहिए हॉरोस्कोप बना दो और ये किस में पैदा हुआ। तो कई बार जैसे ये बोला जाता है, जैसे वो वैसे अगेन मैं आपको बाद में जब मिथ एंड मिसकंसेप्शन पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, गंड मूल नक्षत्र, तो वो बोलते हैं अगर उस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है तो वो बच्चे की दैट इज डेंजरस फॉर, मामा के लिए डेंजरस है और फादर के लिए डेंजरस है। और वो कैसे डेंजरस है पता नहीं, बट दैट्स अ मिथ विच इज देयर, बट वो देखा जाता है। बट बेसिकली ये देखना होता है उसमें कि वो जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वो किस, मतलब इन्फेक्टेड है, वो केतु और मरकरी के नक्षत्र में होता है तो बच्चे को वो गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं। बट दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उससे हम उसकी लाइफ के बारे में देखते हैं कि वो लाइफ बच्चे की लाइफ लंबी है कि छोटी है, एंड दैट इज इमीडिएटली इन द इन्फेंट स्टेज, नॉट ओवरऑल लाइफ। इन्फेंट स्टेज में जो है वो बच्चा कितने टाइम जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, कितनी बड़ी लाइफ है उसकी, वो चीजें देखने के लिए। बट मून जो है आपका माइंड बताता है बेसिकली। अगर मून राहु केतु के साथ बैठा हुआ है तो आपके दिमाग जो है, आपको हम ये कह सकते हैं कि आपका मन जो है कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। मन हमेशा किसी ना किसी चीज में उलझा रहेगा, लगा रहेगा, परेशान रहेगा। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड को रूल करता है। ये एस्पेक्टेड भी है अगर किसी मेलेफिक से। मेलेफिक जब भी मैं बोलता हूँ उसका मतलब राकेश है, राहु केतु शनि, दैट इज व्हाट मेलेफिक इज। ये राहु केतु शनि से अगर इन्फ्लेक्टेड है, साथ में बैठे हुए दोनों, और इनकी दशाएं आ रही हैं, मतलब एक तो है कि साथ में बैठे हुए तो हम कहेंगे वो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट अगर इनकी दशाएं भी साथ में आ गई, मतलब राहु की दशा चल रही है और राहु के साथ मून है, या मून की दशा चल रही है और राहु उसके साथ राहु है, तो ये प्रॉब्लम, तो उतना टाइम जो है ये आदमी कभी एक जगह सोच ही नहीं पाएगा। वेवरिंग माइंड जिसे कहते हैं ना, या तो बहुत रिजिड होगा, या तो बिल्कुल रिजिड हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा एक जगह, या एकदम वेवरिंग रहेगा, कभी इधर कभी उधर, किसी भी एक चीज में मन नहीं लगेगा। और बाकी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अगर थोड़ा और गड़बड़ है तो फिर वो डिप्रेशन भी लेके आ सकता है, एंजाइटी भी लेके आ सकता है, ये बाकी प्रॉब्लम्स भी साथ में लेकर आएगा, मेंटल इश्यूज। तो ये चीजें अब इनके साथ ही अगर 777, 222 डेट ऑफ बर्थ हम देखेंगे तो ये समझो कि ये केस जो है काफी बिगड़ा हुआ है दोनों। सही बोले सर। तो ये दोनों मिला के देखनी पड़ेगी चीजें। तो अगर ये ऐसे है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक चीज, प्रॉब्लमेटिक भी नहीं, हम मतलब इसको नेगेटिव सेंस में देखें तो प्रॉब्लमेटिक कह सकते हैं। पॉजिटिव देखें तो ये है क्योंकि ये मन अगर फिक्स हो गया तो ये आपको बहुत सारी चीजें, बहुत उसमें रिसर्च बहुत अच्छी करवाएगा, एक काम में बहुत अंदर घुसा देगा पूरा, और आप उसका मास्टर बन के आएंगे। और अगर वेवरिंग भी अगर 10 जगह अलग अलग बैठा तो आपकी इमेजिनेटिव पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। So that is how you look at everything. So everything has a two sides, positive and negative. It is the way you look at it. ठीक है, it is only the way you look at it. लेकिन हमारा काम है हम पॉजिटिव चीजें देखें। और वैसे तो बाकी लोग एस्ट्रोलॉजर का काम डराने का है, वो डराकर आपको बताएंगे कि ओ राहु तो बैठा, इसके साथ तो मन बुद्धि खत्म हो गई, इसकी बुद्धि कुंद हो गई, बुद्धि का विनाश हो गया।
मन को, बुद्धि का विनाश कर दिया इसने, राहु ने और केतु ने, ऐसा कुछ बोलेंगे, बट वो नहीं, दैट इज अप टू यू, आप कैसे उस चीज को देखते हो और कैसे उसको आगे समझाते हो। ये बेसिकली वाटरी डिजीज, पानी को रिफ्लेक्ट करता, वाटर साइन का सबसे बड़ा वो है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर कैंसर वो है आपका, कोई भी बंदा कैंसेरियन लग्न में है, मतलब कैंसर लग्न का बंदा है, 4th साइन लगन में है, और गलती से 4th मतलब ये मून का प्लेसमेंट उसमें चेक करना बहुत जरूरी है। अगर कैंसर लगन है तो उसमें मून का प्लेसमेंट बहुत जरूरी चेक करना है। अगर आपने मून देखा उसके अंदर उसी लगन, उस चार्ट में मून जो है राहु केतु शनि के साथ बैठा हुआ है, आप समझ जाओ ये आदमी डिप्रेशन लेकर ही पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा सोचेगा, इतना ज्यादा सोचेगा, इतना गलत, हर समय एक तो इमोशनल बहुत होगा, बहुत जबरदस्त इमोशनल इंसान, और कहीं गलती से मून ही प्लेस्ड हो लगन में, 4th साइन एंड मून इज प्लेस्ड इन लगन, देन तो यू कैन से कि दिस इज, उसके साथ टिश्यू पेपर लेकर ही बैठे, क्योंकि ये आदमी रोते ही रहे, बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे पास और भी हथियार है पता करने के, डेट ऑफ बर्थ में कितने 2 हैं, कितने क्या है, उससे भी हम पता कर सकते हैं बंदा कितना इमोशनल होगा। और ये जनरली आप देखेंगे जो भी कैंसर असेंडेंट है ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर जरूर आएगा। ये भी मैंने बहुत, मतलब ये दिस इज गिवन है, कैंसर असेंडेंट देखो, आपको देखो, अच्छा डेट ऑफ बर्थ, अच्छा ये इसमें 1-2 है, कई बार डेस्टिनी 2 होता है, कई बार नंबर 2 उसमें आती है, तो ये भी आप चेक करिए। सर my husband is cancerian लग्न, मतलब ascendant, but उनके डेट ऑफ बर्थ में ना डेस्टिनी से 2 है, ना उनके डेट ऑफ बर्थ में 2 है। तो अच्छा, शुक्र है, थैंक यू। हाँ, थैंकफुली बच गए। एग्जैक्टली। जनरली होता है कि हाँ, नहीं पता, क्योंकि फिर वो बंदा उतना ही इमोशनल हो जाता है, बंदा है वो उतना ही इमोशनल हो जाएगा, उतना ही, फिर आपको मतलब देन यू गेट दिस आइडिया, अच्छा कंफर्मेशन मिल जाती है आपको 2 जगह से, आपने चार्ट देख लिया, आपने न्यूरो से भी चेक कर लिया, देन से ओके दिस इज द इमोशनल केस, तो थोड़ा हमें समझ के करना पड़ेगा। और इमोशनल में एक और चीज बता दूं, मोती पहनने से कुछ ना होता। हम लोग गुस्सा बहुत आ रहा है बच्चे को, बहुत गुस्से वाला बंदा है, उसको मोती पहना दो, शांत हो जाए। सर कुछ होता है रेमेडीज करने से? ये बड़ा अच्छा सवाल। हाँ होता है, एस्ट्रोलॉजर्स का फायदा। नहीं, क्योंकि आपने कभी भी किसी रेमेडी को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ, पहले मेरा तो एक ही तरीका है हर चीज का, कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप करें पहले कुछ और फिर आपको यकीन होगा, क्योंकि जब आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले सारी रेमेडी आप अपने ऊपर आजमाएंगे, ठीक है। जब आप एस्ट्रोलॉजी सीख गए, आपको पता लग गया कि मेरा अगला पूरा साल जो है ऐसी समस्या में निकलने वाला है, मतलब इसका जो अभी करंट समस्या है, मतलब मान लो नौकरी चली गई किसी की और वो नौकरी ढूंढ रहा है, और आपको पता लग रहा है कि 1 साल नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो अब आप नौकरी की अब क्या करेंगे? आप रेमेडी करने से नौकरी मिल जाएगी, आप करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे रेमेडी, बट आप करेंगे रेमेडी, आप करें, और जब नौकरी नहीं मिलेगी करने के बाद, तब आपको यकीन आएगा ओके रेमेडी से कुछ नहीं होता। रेमेडी में टाइम बर्बाद करने से अच्छा ये है कि मैं अपना कर्म पे ध्यान दूं और ऐसा कुछ काम करूं। हाँ, उसका पॉजिटिव साइड भी देखना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिव कैसे देखोगे। और हाँ, लेकिन आपको देखो 2 चीजें, मैं इसमें 2 चीजें बता रहा हूँ, मेरे को दोनों ही बता, दोनों साइड्स बतानी है आपको। एक साइड पे बता के सिर्फ ये कहूँ हाँ बिल्कुल रेमेडीज से ही सब कुछ होता है, एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हु से मैंने करा दिया इसका काम, इसकी नौकरी नहीं लग रही थी, मैंने कराया, तो वो अपने आप को भगवान समझने लगते तो थोड़ी बड़ी जल्दी कि मैं मतलब मैंने कराया, एंड आई एम द वन हु हैज डन दिस, मैंने उसकी फैक्ट्री चालू करवा दी, मैंने उसका बिल्कुल सड़क पे था, मैंने उसको उठा के कहाँ से कहाँ कर दिया। ऑल दैट इज रविश, उसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से। बाकी ये है कि हाँ, अपने रेमेडी करने से कुछ होता है, बिल्कुल होगा, रेमेडी करने से सारे एस्ट्रोलॉजर्स का फायदा होता है, ठीक है। बाकी और रेमेडी कैसे काम करेगी एग्जैक्टली वो मैं आपको पक्का बताऊं, वो मैंने न्यूमरोलॉजी में मैं सिखाता हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ कि करती कैसे रेमेडी, मतलब व्हाट इज इट दैट रेमेडी डज, एंड देयरफॉर वो करनी भी बहुत जरूरी है। ये तो आपको मालूम है ना कि हाँ ठीक है, अभी ये टाइम इतने दिन का है और इतने दिन समस्या, इस तरीके की समस्या रहेगी। अब मुझे बाकी आपने पूछा रेमेडी करने से कुछ नहीं होता, रेमेडी करने से अगर कुछ होता तो राहुल गांधी कोई रेमेडी करता कि नहीं करता?
कोई होती है उसके लिए रेमेडी? अभी 2 people have raised hand. किसने who have raised hand? प्लीज आप अनम्यूट करके बोले, जिसको भी जो भी बोलना। कि रेमेडी पे अगर मैं शुरू हो गया तो फिर मैं पूरा 2 घंटे नहीं, पूरा 2 दिन बोल सकता हूँ रेमेडीज के ऊपर, तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो हाँ, किसने, पीपल हैव रेज्ड हैंड, आई कांट सी हु हैव रेज्ड हैंड। हाय सर। हाँ, जिस दिन आप थे नहीं, क्या हुआ? हाँ सर, एक्चुअली आई डिड नॉट आई saw the message very late today, sorry for that। हाँ चलो कोई नहीं, वो तो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड आप देख लेना। अभी हम मून पे ही ठीक है सर। ज्यादा बड़े नहीं। हाँ सर, तो मुझे क्वेश्चन था मून पे। हाँ, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, राइट? हाँ बिल्कुल। तो विद द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कैन यू अचीव योर ड्रीम्स? यस, थैंक यू टू कंफर्म। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको और, चलो अभी पूछ लिया, बात कर ही रहे हैं, तो मैं यही बता रहा था, रेमेडीज जो है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही इफेक्ट करती है। जो भी रेमेडी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही इम्पैक्ट करती है। आपकी सोच में चेंज लेके आती है, तो आपको जो चीज पहले बुरी लग रही होती है वो अब ठीक लगने लगती है, और फिर आगे चल के वो चीज को आप उसको निकलने का, आपको एक जो चीज आपको पहले दिख नहीं रही होती, जो आपको रास्ते खुलते हुए नहीं दिख रहे होते, वो सडनली विंडो स्टार्ट्स ओपनिंग टू यू। तो वो दैट इज व्हाट सबकॉन्शियस माइंड डज टू यू, एंड वो वही रेमेडीज करती हैं। आपने रेमेडीज आपने देखी होंगी, कई तरीके की रेमेडी होती है। एक रेमेडी होती है जेमस्टोन पहन लो। अब जेमस्टोन कोई भी आप पहनोगे, सोने की अंगूठी में पहनोगे, चांदी की अंगूठी में पहनोगे, सस्ते वाले तो जेमस्टोन वैसे भी काम नहीं करते, आपको खुद ही यकीन नहीं आएगा ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा। सस्ते वाले ज्योतिष भी आधे लोगों के लिए काम नहीं करते, कि ये भाई क्या ये 100 रुपये लेता है, क्या बताएगा ये 100-101 रुपये लेके। तो आपको भी 1000 रुपये, 1100 रुपये, 2100, 5100 रुपये वाला ज्योतिष ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा, और उसके बताई हुई बात भी आपको सही लगेगी। तो एक हो गया आपका इंटेंशन थ्रू मनी। आपको किसी भी चीज पे विश्वास तब आता है जब उसमें पैसे आपके लगते हैं, और पैसे ज्यादा लगते हैं। तो योर इंटेंशन, योर बिलीफ इज ड्रिवन बाय मनी, और कितना पैसा। इसीलिए नीलम बड़ी जल्दी काम करता है। नीलम आपने पहना, नीलम की मिनिमम अंगूठी सोने के अंदर बनाएंगे तो 50,000 से लाख के बीच में मिनिमम मरीगिरी बनेगी, उससे ऊपर ही बनेगी, उससे कम में नहीं बनेगी। ऐसी पुखराज के साथ भी ये जब पहनता है इंसान तो वो देखा मैंने ये पहनी, अब मेरा काम बनने शुरू हो गया। और फिर भी जरा सा भी पॉजिटिव आएगा, कोई भी हिंट आई, मान लीजिए मैंने पुखराज पहना, मेरा काम नहीं चल रहा था, मैंने पुखराज पहना, अगले दिन एक हल्की सी हिंट आई, किसी ने रेफरेंस दिया, तो मेरा क्या होगा, वो रेफरेंस आया, देखा मैंने पुखराज पहना, रेफरेंस आया, मैंने उस रेफरेंस को फॉलो अप किया, और मेरा काम शायद बन भी गया। और अगर मैंने पुखराज नहीं पहना होता तो मेरा फिर एक वही सेम रेफरेंस आता, तो मैं कहता अरे यार पिछली बार भी उसने एक रेफरेंस दिया था, कुछ नहीं होता उससे, तो बेकार है उसको फॉलो अप करना, छोड़ो, मैं फॉलो भी नहीं करता, यूजलेस है। तो मैं आधे बुझे मन से उसको फॉलो अप करूंगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाऊंगा, कुछ मतलब तो मैं, मेरे अंदर वो झील ही नहीं आएगी। जैसे ही मैंने पुखराज पहना मेरे अंदर झील आ गई, क्यों, मेरी इंटेंट, मेरी सोच बदल गई एकदम से। तो सोच बदल गई, मैंने उसको पीछे किया, उसको मैंने फॉलो किया, मेरा काम बन गया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब दैट्स व्हाट अ सबकॉन्शियस माइंड डज टू यू। इफ यू कैन बिलीव, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी बड़ी, हमारे कोई बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ बॉलीवुड की पिक्चरें देखो। शाहरुख खान ने कौन सी ओम शांति ओम में इतना बढ़िया डायलॉग मारा कि ठीक है ना, सारी कायनात वो जुड़ जाती है, साजिश करती है आपको अपने उससे मिलाने से, एंड दैट इज ट्रू, 100% ट्रू। आप करके तो देखो कुछ भी। इसीलिए न्यूरोलॉजी में जब हम करते हैं तो सिग्नेचर प्रैक्टिस में, इसीलिए मैं सिग्नेचर को लेकर आया, क्योंकि आई हैव सीन रिजल्ट्स डूइंग पीपल प्रैक्टिसिंग सिग्नेचर। क्योंकि जब वो सिग्नेचर करते हैं तो आप वो पूरा टाइम लगा के उसी के बारे में सोचते हैं, वो एकदम डायरेक्ट, जैसे कहते हैं ना आपके, मतलब जैसे इंजेक्शन लगाना सबकॉन्शियस माइंड में, तो इंजेक्शन वो बूस्टर डोज है उसका ही सबकॉन्शियस माइंड के लिए, ऐसा कुछ करना। इसीलिए हमारे ज्योतिष में भी जो उपाय होते हैं बड़े वैसे होते हैं कि 40 दिन तक मंदिर जाओ, 40 दिन तक गाय को खाना खिलाओ, 41 दिन ये करो, मिनिमम इट टेक्स 21 डेज। आप 21 दिन कर लें वो भी काफी है, 40 दिन करें तो और अच्छा है, 40 के 400 दिन भी करना पड़े तो भी करें तो भी अच्छा, टिल योर माइंड गेट्स चेंज्ड, टिल यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन, दैट इज हाउ रेमेडीज वर्क। और राशि जी आपका, हाँ सर, हाउ अबाउट रुद्राक्ष? रुद्राक्ष हैज नो सिग्निफिकेंस एट ऑल, राइट।
जीरो सिग्निफिकेंस, वो कुछ भी नहीं है। हाँ, आप रुद्राक्ष पहनो। मैं आपको बताऊं, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले, मतलब मेरे साथ पता नहीं, मैंने ये बड़ा रिसर्च करने की कोशिश करी कि मेरे साथ, कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं कई बार वो ऋतिक रोशन वाला जो है ना उसका पिक्चर में लक्ष्य है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि क्योंकि मैंने हर चीज ट्राई करी, मतलब मेरे दिमाग में, जो मेरे मन में एक बार जो चीज आई कि मुझे ये करना है, तो आई डोंट लीव इट, मैं हर चीज ट्राई करता हूँ। तो मैंने एक टाइम पे एक 14 मुखी रुद्राक्ष, एक 5 मुखी रुद्राक्ष, 2 5 मुखी रुद्राक्ष, मैं ऐसे एक लॉकेट बना के पहनता था। 14 मुखी रुद्राक्ष मैंने कम से कम 5 साल पहना। किसी ने बताया शनि के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष, सॉरी 12 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए है, और 12 मुखी रुद्राक्ष आता भी बड़ा महंगा है, 10-12 हजार रुपए का उस टाइम पे करीब बहुत साल पहले खरीदा था, आज 25-1 हजार रुपए का मिलता है। तो 12 मुखी होता है। ऐसे ही 5 मुखी रुद्राक्ष। मजा आया, मैं गया कामाख्या देवी, गुवाहाटी में मंदिर है, उसके बाहर वो रुद्राक्ष बेच, हाँ उसके बाहर वो रुद्राक्ष बेच रहे थे। और वो रुद्राक्ष ऐसे ब्रश से पॉलिश करके निकाल के देते थे, 10 रुपए का एक। मैं तो सुन के हैरान हूँ, 10 रुपए में रुद्राक्ष मिलता है। और फिर मैं चेक किया कि होलसेल में क्या है, तो 5 रुपए का, मतलब एक बोरा मिलता है कोई 500-600 रुपए का रुद्राक्ष का। उसके अंदर 4 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष मिलेंगे, ठीक है। तो वो मतलब 4 या 5 रुपए का एक वैल्यू है एक फल की उसकी। उसमें पूरे फल में, पूरे पेड़ में से एक सीजन में कुछ कम निकलते हैं, 12 मुखी और ये गौरी शंकर रुद्राक्ष और ये सारे। अब होता क्या, लेकिन इसमें मैंने खुद एक चीज फील करी है, जब आप एक मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष अगर होगा, आप जब उतारेंगे या पहनेंगे, तब आपका वो ब्लड प्रेशर आपको एक फील होगा। ब्लड प्रेशर के कोई रेलेवेंस नहीं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो जबरदस्ती डाला गया, जबरदस्ती करा गया, कोई मतलब नहीं। और एक और जो आपने पूछा राशि, आपने पूछा था कि डू रेमेडीज वर्क, तो आई वुड ओनली से वन थिंग, रेमेडीज वर्क ओनली ऑन योर फेथ। इफ यू हैव फेथ इन द रेमेडी, देन ओनली इट वर्क्स, otherwise nothing works. Sir, 200% correct. हाँ, तो if you have a faith, then only the remedy works, otherwise it doesn't work. बिल्कुल। सी फेथ होता तो क्या मिलता, अभी हम बोलते हैं ना, मेरे फेवरेट भगवान कौन से, अभी हर एक के फेवरेट। हमारे यहाँ तो हिंदू रिलीजन में तो हमारे पास चॉइस का मतलब एक बुफे है भगवानों का, तो आप 33 किसी करोड़ भगवान भी को देता आप ले सकते हो। 33 करोड़ में आप चलो टॉप के ले लो, आप टॉप के कुछ रख ले, कुछ बाबा भी है, गुरु जी भी है, सब लोग इतने भी है, तो हमारे को बड़ा कन्वीनियंस है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारा रिलीजन जो है, हिंदुइज्म इज रिलीजन ऑफ कन्वीनियंस। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी भक्ति मार्ग, अपने मोक्ष का मार्ग चूज कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। कोई भी गुरु चूज करिए, कोई भी आप भगवान चूज करिए, आप कुछ भी करिए, तो वो किस लिए चूज करते हैं, वो क्यों आपको है, वो भी फेथ पे ही है ना। आपको फेथ है तभी फेथ, और फेथ आता कैसे है, फेथ आता है, सबसे बड़ा फेथ आपका जगता है जब आपके ऊपर समस्या आती है, व्हेन यू आर इन अ प्रॉब्लम, जब डर होता है आपको, तो सबसे ज्यादा फेथ उसी का। जो सबसे बड़ा अच्छा बड़े बिजनेसमैन होगा, उसके आप ऑफिस में देखेंगे सबसे ज्यादा भगवान की फोटो रहेंगे, ठीक है। जिसको डर होगा कि मेरी किस्मत अब खत्म हो जाएगी, तो जो आदमी सबसे ज्यादा डरेगा उसको फेथ होगा, ठीक है। जिसके पास पैसा बहुत होगा उसको भी बहुत फेथ आ जाएगा, तो ये आपका पैसा कहीं इन्वॉल्व हो गया, वहां पे आपका फेथ आ गया। दैट्स द रीजन आई से कि फेथ इज नाउ गवर्न्ड बाय मनी, नथिंग एल्स। ये फेथ आपको लेकर आना है। हाँ जी, एक स्मॉल क्वेश्चन है सर, हमें पता चल सकता है क्या कि हम लोग अगर जिस फैमिली में बॉर्न करते हैं, लाइक हिंदू के फैमिली में या क्रिश्चियन के फैमिली में या मुसलमान के फैमिली में, जो भी है XYZ, पता चल सकता है क्या हम किस फैमिली में बॉर्न करेंगे, या ये मतलब आप किस अगले जन्म में किस फैमिली में बॉर्न करेंगे, क्या इस जन्म में आप कहाँ पे बॉर्न हुए, वो इस जन्म हाँ, इस जन्म में आप कहाँ बॉर्न हुए, उससे क्या फर्क पड़ता है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी देयर इज नो रिलीजन एट ऑल, बट हम लोग को पता चल सकता है प्लैनेट्स के थ्रू कि इट विल बी हिंदू और क्रिश्चियन। हाँ सर। अरे आप हिंदू भी हो, चलो पता लगा लिया हमने आप हिंदू हो, ठीक है ना। अभी आप चले गए उधर, अब आप यूएस, लेकिन यूएस चलेगा, मैं अगर पाकिस्तान चले,
ठीक है, या किसी अरेबिक कंट्री में चले गए जहाँ आप हिंदू फॉलो नहीं कर पा रहे, आप जिन लोगों के साथ बैठ रहे हो उठ रहे हो वो सारे के सारे लोग दूसरे रिलीजन के नमाज पढ़ रहे हैं, राइट, नमाज पढ़ रहे हैं, आप भी थोड़े दिनों में पढ़ने लगोगे नमाज, या आपका भी बिलीफ जो है वो चेंज हो जाएगा उसमें, आप भी बोलोगे छोड़ो यार अभी तो यही, क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा। तो ये रिलीजन वगैरह ये सारी जो चीजें है ना, आपने बहुत सारे अंग्रेज देखे होंगे, बहुत सारे अंग्रेज देखे होंगे जो कि हरे राम हरे कृष्णा, ये जो अपना इस्कॉन वाले हैं उसमें आप देखोगे किसी भी आप इस्कॉन टेम्पल में चले जाओ बहुत अंग्रेज मिलेंगे आपको, राइट, वही उनकी ड्रेस में पहन के वो तो पैदा हुए उसमें, दूसरे रिलीजन में आ गए। इसमें बहुत सारे कन्वर्ट्स मिलेंगे जो विलिंगली कन्वर्ट हुए, हिंदू भी जो बाकी रिलीजन में कन्वर्ट हुए, वो या जबरदस्ती करवाए गए वो अलग है, बट कुछ है जैसे जो विलिंगली कन्वर्ट हुए। अब ए.आर. रहमान जो है वो ए.आर. रहमान हिंदू था, ए.आर. रहमान मुस्लिम बन गया, उसमें वो तो उसकी चॉइस थी ना, हर एक की अपनी चॉइस है, दैट इज चॉइस, उससे एस्ट्रोलॉजी से कोई एस्ट्रोलॉजी वर्क्स इररिस्पेक्टिव। इसीलिए मैंने अगर आपको याद तो सबसे पहली क्लास पे मैंने 15 मिनट सिर्फ आपको रूल्स पढ़ाए थे कि रूल्स क्या हैं। तो एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ऑन एवरीबॉडी। अभी क्या एनिमल्स के ऊपर एस्ट्रोलॉजी ट्राई नहीं करी, कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर हाँ भाई मेरे डॉग की मतलब पैदा हुआ तो वो कैसा कितने साल जिएगा, क्या करेगा, कैसा रहेगा, अभी हम पता नहीं लगा सकते, अदरवाइज उसके अंदर भी कर सकते होते हैं। right, But, हाँ, thank you. so that is what Past life, is it possible to know through astrology? past life, yes, past life, future life, ये दोनों चीजें आप पता कर सकते हैं कि आपकी लाइफ, पिछली लाइफ में आपने क्या करते हुए मरे थे आप, ठीक है, क्या 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 था आपका मेन, आपकी क्या मतलब सिर्फ मन जो है ना, जैसे मून जो है, मून आपकी वासनाएं, वासना बोलते हैं हम लोग, वासना इज नॉट योर फिजिकल डिजायर्स, इट इज योर डिजायर्स, वासना मतलब डिजायर, तो मून इज योर डिजायर। मून की प्लेसमेंट बताती है आप, मून की प्लेसमेंट, मून की बहुत सारी चीजें जो है उनसे आपकी डिजायर्स पता लगती है। और जैसे हमने बोला 12th हाउस इज द लास्ट हाउस ऑफ द लाइफ, तो ये अब हम एडवांस में ज्यादा आपको समझ में आएगा और ज्यादा हम रिलेट कर पाएंगे उस चीज को, क्योंकि हम फिर उसमें हम बिकॉज वी विल स्टार्ट फ्रॉम कर्मा थ्योरी, कर्म कितने तरीके के कर्म है, किस हाउस से कौन से तरीके का कर्म पता लगेगा, कैसे आप कर्म को रिलेट कर पाएंगे इस अपने लाइफ में, और आगे आने वाली लाइफ में आप क्या करें और अब फिर आप ये भी क्वेश्चन आता ना, अरे का तो भाई नहीं, मैंने तो कोई आज तक एक चीटी भी नहीं मारी, मेरे साथ इतना बुरा, मैंने तो कोई कर्म खराब किया ही नहीं, then why is it I am suffering all this in this life? There are so many questions, but astrology has answer of most of these questions, so you can get answers up to these questions. वो है, चलो अब इन सब टॉपिक में चलेंगे तो फिर हम क्लास मिस कर देंगे, हम यही करते रहेंगे, तो मेरा तो फेवरेट है, मैं तो पूरा दिन बात कर सकता हूँ। कैंसर का लॉर्ड हो गया मून, अब हम आते हैं मार्स में। मून अभी हमने कहा सन इज योर सोल, मून इज योर मन, आपका माइंड, मार्स इज द एनर्जी, मार्स इज योर एनर्जी। आप अपने सब लोग कुंडली में मार्स की प्लेसमेंट चेक करेंगे, आप देखेंगे आपकी एनर्जी जो है उस हाउस के अंदर जाती है, उस हाउस से रिलेटेड चीजों में आपकी एनर्जी लग रही है। फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस तो बच्चों में जाती है, फर्स्ट हाउस से अपने में जाती है, ठीक है सर। फोर्थ हाउस से तो घर में घर 9th हाउस सर, 9th हाउस है, ट्वेल्थ हाउस। हाँ, तो एनर्जी किस चीज में, 12th हाउस किस चीज को दिखाता है। इतनी बड़ी हम लोगों ने हाउसेस की पूरी बात करते हैं। अब देखो, अब फिर आप चेक करो कि आपकी मेजर एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है, आपकी एनर्जी, आप किन कामों में एनर्जी यूज करते हैं। तो ये दिस इज मार्स इज एनर्जी, मार्स बताएगा ये एनर्जी है। अब एनर्जी कैसे आती है, एनर्जी आती है खून से, तो मार्स इज योर ब्लड। मार्स चूंकि अब हमारे, मैंने बताया ना आपको, एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। अब लोगों ने पुराने जमाने में देखा ऊपर एक रेड कलर का प्लैनेट, रेडिश कलर का प्लैनेट देखा, रेड से उसको फिर उसको मार्स, वो प्लैनेट मार्स था, हर चीज रेड जो है उसको मार्स से जोड़ दी। तो आप देखेंगे हनुमान जी हमारे मार्स के फेवरेट देवता है, और वो मार्स प्लैनेट उन्होंने कभी मार्स के, क्योंकि चूंकि हनुमान जी के अंदर इतनी एनर्जी थी कि उन्होंने पहाड़ उठा के लेकर आ गए एज पर आवर स्टोरीज, तो वो इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति थी, इसलिए मार्स को उसके वाइटैलिटी, विगर और स्ट्रेंथ के साथ जोड़ दिया गया। दैट्स द रीजन मार्स इज एसोसिएटेड विद ऑल दोस थिंग्स, इसीलिए हनुमान जी को भी जोड़ दिया गया मार्स के साथ। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है,
ये सब जगह होती है। नॉन वेज की आधी से ज्यादा दुकानें बंद रहती हैं सब जगह। तो ये सारी चीजें हमारे फेथ के ऊपर है, बट ठीक है, राइट। तो ये दैट्स द रीजन मार्स इज सो associated with energy, because Mars is blood. So anything which is there in your blood is Mars. In fact, all in females, most of their menstruation cycle, that is also governed by Mars. तो ये सारा का सारा मार्स का लेना देना। सर वो मून से नहीं रिलेटेड होती? नहीं, 28 डेज के 28 डेज मून से होती, बट मैं इरेगुलर है, रेगुलर है, कैसे है, कब आएगी, वो सब मून और मार्स का इंटरप्ले है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अपनी सर मेरा मून और मार्स एक साथ प्लेस्ड है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मून और मार्स एक साथ है तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं, प्लेसमेंट का कोई लेना, ये ट्रांजिट्स का लेना देना। ये ट्रांजिट्स है, तो ट्रांजिट जब हम पढ़ेंगे तब आप चेक कर सकते हैं। जब आप एडवांस पढ़ेंगे तो आप ये अपना एटलीस्ट फॉर ऑल फीमेल्स यू कैन चेक योर डेट्स कि किस टाइम पे डेट आएगी, नेक्स्ट डेट कब है एज पर एस्ट्रोलॉजी, और एकदम 100% एक्यूरेट आएगा। आप ये ट्राई करके देख लीजिए, बट दैट इज उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रांजिट जानना जरूरी है। ये भी बिकॉज दैट इज मून एंड मार्स, अगेन मून एंड मार्स। मून का 28 डेज का जो साइकिल है, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल वही है। बट वो जो साइकिल है, जो मून तो सिर्फ ये बता सकता है कि मून इज कारक नहीं है उस चीज का। आपकी बॉडी में ब्लड का जो कारक है ना, वो मार्स है। तो ब्लड, तो इसीलिए जब भी हम वो देखते हैं मांगलिक को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, मांगलिक हिंदू उसमें हम लोग क्यों मांगलिक मांगलिक चिल्लाते हैं, ऑल्दो इट इज द बिगेस्ट स्कैम फॉर इन एस्ट्रोलॉजी, बट हम फिर भी मांगलिक बोलते हैं और मांगलिक बहुत लोग देखते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ मार्स। मार्स में चूंकि एनर्जी बहुत है, इसलिए लोग बोलते हैं गुस्सा बहुत आता है। और मार्स इसका, अब वो मांगलिक हम डिटेल में बाद में कवर करेंगे, पूरा मांगलिक क्या होता है, कैसे आप, और कितना झूठ है, क्यों झूठ है, सब। तो दैट इज मार्स। तो इसलिए मार्स में हम लोग खून से रिलेटेड इसलिए सारी चीजें करते हैं। मार्स आपका जितने भी मैन इन यूनिफॉर्म, वुमेन इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं वो सारे मार्स से डिनोट होते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड से लेके आर्मी जनरल तक सारे के सारे अब मार्स वाले ही हैं। और कहीं ना कहीं मार्स जरूर पिक्चर में आता है जब ये अपनी नौकरी स्टार्ट करते हैं, अपना प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं, और उनकी कुंडली में उनका मार्स काफी डिफरेंटली प्लेस रहता है। तो ये जो मार्स वाले, इतनी इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि मतलब दे बॉर्न विद एक्सेसिव एनर्जी, तो एग्रेशन इनके अंदर आ जाता है अगर एनर्जी को ठीक से ना किया जाए। सारे बॉडी बिल्डर, सारे बॉक्सिंग वाले, कराटे वाले, जूडो वाले, जितने फिजिकल स्पोर्ट्स वाले जितने लोग हैं, सब मार्स के डोमेन में आते हैं। सारे फिजिकल स्पोर्ट्स मार्स के डोमेन में। तो सब जो मारपीट होती है लोगों की, रोड रेज हुआ, किसी ने एक दूसरे को उठा के मारा, तो वो कैसे मारा, क्यों मारा, जो मारते हैं वो लोग भी, उसमें भी मार्स का कहीं ना कहीं रोल रहता है। मार्स अगर ठीक नहीं है, मार्स और मून आपके साथ है, तो गुस्सा जो है, मार्स और मून साथ में होगा तो उसमें आएगा, गुस्सा बहुत आता है इंसान को। ये सोचने में भी एग्रेशन है, ये एग्रेशन एग्रेसिव बना देता है जनरली लोगों को मार्स। तो एनर्जी, इनिशिएटिव, एक्टिविटी। अब आप जिस भी जगह भी मार्स है, वो मार्स अगर आपका एनर्जी जो है आपकी बॉडी की, जो आपका जो एनर्जी आपकी जो कंजम्पशन है, वो एनर्जी उस हाउस के उसमें जाता है ज्यादातर। बिल्डिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी इसमें यही सारे हैं, कोई खास इसमें नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको उसमें बताया था मार्स की, फॉर रिप्रोडक्शन there are two planets which is seen, one is Mars and one is Venus. Mars is seen for women, Mars is seen for Venus is seen for men. ये दोनों planet हम देखते हैं in terms of reproduction ability and reproduction के लिए। ये इसलिए Mars is so important, and even in like I said menstruation के लिए भी Mars को हम देखते हैं। All blood related diseases, anything related to blood is seen by Mars. जैसा मैंने आपको केतु में बताया था, केतु सर्जरीज जब भी होती है तो दो प्लैनेट आपके हैं जो सर्जरी करा सकते हैं, केतु एंड मार्स। अब आप ये भी चेक करिएगा, जिसका भी सीसेक होता है, प्रेग्नेंट वुमन जिसका भी सीसेक होगा, उसके टाइम पे जब जो ऑपरेशन जब है, जब वो डिलीवरी हो रही है, उस टाइम पे केतु या मार्स दशा भुक्ति अंतर, डीबीए बोलते हैं जिसको हम लोग, दशा भुक्ति अंतर में
या प्रत्यंत मतलब इसमें होगा, मतलब दशांतर दशा प्रत्यंत दशा में ऑपरेटिव होगा, या फिर वही उसका कंजंक्ट या उसकी दशा भुक्ति अंतर चल रही है। कंफर्म टाइप की चीज आप चेक करिएगा इसको कभी भी। सो ये दिस इज व्हाट मार्स इज। देन कम्स राहु। राहु के बारे में क्या कहें, कितना कहें, सेम ही चीज है, थोड़ा सा ये स्पिरिचुअलिटी फिलोसफर और बन जाता है राहु वाला। राहु बेसिकली आपको मतलब राहु इज एवरीथिंग टुडे। आज की डेट में बहुत इसकी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। राहु हम सब बोलते हैं, जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आज, ये भी राहु का डोमेन है। तो ये ऑल योर मोबाइल फोन्स, ऑल योर इंटरनेट, एवरीथिंग विच इज नॉट सीन एंड इज डेल्ट विद योर माइंड, ये सारी चीजें राहु में आती हैं। तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑल दोस थिंग्स, ये भी सब राहु का ही डोमेन है। राहु इज इमेजिनेटिव, राहु इज योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को आप किसी भी उस पर जा सकते हैं। और ये थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है, मतलब ये आपके जो रूल्स हैं उसको कभी फॉलो नहीं करते। तो आप जब राहु की दशा होती है, इसलिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ राहु की दशा जिसकी भी शुरू हुई, उसके लिए सबसे एक बेसिक एक लाइन वो अपना मंत्र बना ले उस चीज को कि चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन माय लाइफ। मतलब उसकी लाइफ में इतने चेंजेस होंगे और वो ऐसी ऐसी चीजें करेगा जो उसने कभी सोची ही नहीं, कभी नहीं सोची उसने करने की, और वो सब चीजें करेंगे। मतलब बिल्कुल आज तक बचपन में तो लोग ऐसा कहेंगे, अरे वाह मतलब ये कैसे कर रहे हो, बस कर रहे हैं तो कर। मतलब जैसे बहुत मोटा आदमी होगा वो बिल्कुल पतला होके अपना जिम में मतलब बॉडी वॉडी बना लेगा पूरा एकदम, दूसरे लोग सोच के हैरान हो जाएंगे करा कैसे इसने और कर कैसे लिया। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो है पैशन का मतलब। आपका आप किस चीज के लिए पैशनेट हैं वो आपकी राहु की प्लेसमेंट बताएगी। तो आप लोग अपनी कुंडली में राहु का प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा आप किस चीज में पैशनेट। सर मेरे 8th हाउस में है। हाँ तो आप ये ऑकल्ट के लिए पैशनेट रहेंगे हमेशा। तो थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस किसका हाउस है? सिबलिंग्स का है और कम्युनिकेशन का है। तो ज्ञान बांटने के लिए पैशनेट रहेंगे, ठीक है ना। मतलब ज्ञान हम कम्युनिकेट करने के लिए पैशन मतलब वो पैशनेट है, मतलब बहुत पैशनेटली काम करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन जब आप किसी से बात कर रहे होंगे ना तो उस चीज का बहुत बात करने में बहुत पैशन, मतलब दैट यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग, राइटिंग, इवन इन राइटिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आईटी कम्युनिकेशन सारा इज रूल्ड बाय थर्ड हाउस। तो उस चीज के लिए आप पैशनेट हो, बहुत ज्यादा पैशनेट हो। पैशन सर मेरा 12th हाउस में है। हाँ तो 12th हाउस में भी ये सारी चीजें, आपका लॉन्ग जर्नी आ गया, आपका खर्चे आ गए और आपकी ये भी आ गया, एस्ट्रोलॉजी भी आ गई। 7th हाउस में which means partnership, बिजनेस पार्टनरशिप, आपका फैमिली रिलेशनशिप्स। और 5th हाउस में आउट हुआ तो क्या होता है? कौन सा? 12th हाउस में। 12th हाउस इज योर क्या होगा बताओ ना? 12th हाउस किस चीज का? हॉस्पिटलाइजेशन है, खर्चे का घर सर, आउट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे का घर हो गया। तो खर्चे में रहेगा दिमाग, पूरा पैशन, पूरा खर्चे पैशन नहीं पैशन दिखेगा सर। तो इस हिसाब से अगर सर 6th हाउस में है तो रोग, ये रोग शत्रु ऋण में ही ध्यान रहेगा सर? नहीं पैशनेट आप लोग अपनी नौकरी के लिए पैशनेट होंगे, रोग शत्रु और उसके लिए क्यों आप पैशनेट होंगे? नहीं 6th हाउस इज दैट रोग शत्रु ऋण ना। हाँ तो अरे बाबा तो जॉब भी तो है, हमेशा नेगेटिव देखना है ना, हमेशा नेगेटिव देखते रहना। मेरा पढ़ा हुआ है, मेरा भी पढ़ा हुआ है, हमेशा नेगेटिव ही देखना। तो कोई कभी भाई उसमें जॉब भी है, नौकरियां भी है, नौकरी के लिए बंदा बड़ा पैशनेट होगा, काम बड़ा पैशनेटली करेगा। 6th हाउस रहा होगा सर वेरी पैशनेट एनी जॉब विच इज डूइंग। कौन सा उसको? 5th हाउस को, 5th 5 चिल्ड्रन, बच्चों के लिए पैशनेट है, बच्चों के लिए परेशान रहेंगे। वही है 5वें हाउस में अगर मून है तो वो बच्चों के लिए हर समय सोचता रहेगा, राहु है तो वो बच्चों के ऊपर परेशान रहेगा। पैशन है क्योंकि इतना पैशन होगा ना, जहां मन या एनर्जी है उससे ऊपर चला गया पैशन। मतलब पैशन है जहां पे मन और एनर्जी आपने दोनों लगा रखी है। तो राहु में जैसे मून में हम बोलते हैं जहां मन सारा टाइम उस चीज में होगा, मन फिक्र करेगा, चिंता करेगा, ये सारी चीजें करेगा।
एनर्जी इज जहाँ पे आप फिजिकली इन्वॉल्व रहेंगे या आप एनर्जी आपकी पूरी उसमें जाएगी। बट जहाँ जिसके लिए आप पैशनेट होते हैं उसमें आप फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हैं और मेंटली भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अब ये बच्चों के ऊपर ही फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपका। एक्चुअली ये मतलब जो जब दशा चलेगा तो ये बहुत एक्टिव ज्यादा हो जाएगा, राइट? वो तो है ही, वो तो है। बट ये मैं जनरल रीडिंग बता रहा हूँ, जिस भी हाउस में कौन सा प्लैनेट है उस हाउस के बारे में वो क्या चीज देगा। अब सर, राहु तो किसी का, हाँ जी सर जैसे हमने केतु के लिए बोला था हेडलेस बॉडी, तो हमने उसको स्पिरिचुअलिटी वगैरह से लिंक किया था, तो इसमें सिर्फ हेड है, तो हम इसको ओवर थिंकिंग वगैरह से भी या स्ट्रेस वगैरह से, बताया ना मैंने, इमेजिनेशन बताया ना मैंने, ठीक है, ये तो इमेजिनेशन का कार्य है। आप कितना सोच सकते हैं। राहु मतलब राहु अगर सही प्लेस्ड है और राहु की दशा है तो ये राहु की दशा में नेगेटिव आदमी क्या बोलेगा, ओहो तो राहु की दशा ही चल रही है तो वैसे ही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अरे बाबा राहु की दशा चल रही है, जो अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग इज इमेंस, देयर आर नो बाउंड्री, ये लिमिटलेस प्लैनेट है, ये कोई बाउंड्री नहीं है इसकी, आपकी सोच की कोई बाउंड्री नहीं है। यस सर। आपके पैशन की कोई बाउंड्री नहीं है। आप पैशनेट, अगर आप पैशनेट हैं, अब मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ हमेशा उसका, जिन एक मांझी था, उसके पिक्चर आई है ना एक, मांझी का क्या नाम है, हमेशा मुझसे जितेंद्र मांझी निकलता है, वो तो वहाँ मिनिस्टर है। बट देयर इज वन मांझी, क्या नाम, मैं नाम भूल गया, बिहार में एक किसान था मांझी करके, उसने माउंटेन मैन, हाँ माउंटेन मैन करके पिक्चर भी है उसके ऊपर बनी थी। आई गेस नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया था। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और उसमें वो द हीरोइन वाज दैट मराठी राधिका आप्टे। तो वो उसमें उसने उसका वो है पैशन की पराकाष्ठा जिसको बोल सकते हैं, या बंदे ने छेनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ खोद दिया, सड़क निकाल दी, 30-32 किलोमीटर का रास्ता जो है 2 किलोमीटर का बना दिया, 1 किलोमीटर का बना दिया, पहाड़ खुद तोड़ के छेनी हथौड़ी से। और आधे टाइम उसको लोग पागल ही कहते थे, बट ही वाज पैशनेट। तो आई एम सेइंग कि अगर आदमी पैशन हो तो उसको पागल भी बोलते हैं लोग, बोले इनिशियली सब पागल ही बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो अगर आदमी पैशनेट है तो राहु की दशा अगर है, और राहु आपको अगर अंदर वो जिस चीज के लिए आप पैशनेट हो, आप 100% उसमें वो वाली हाइट्स अचीव कर सकते हो जो कि आपने सोची भी नहीं होगी। मुकेश अंबानी को पैसा राहु दिलवा रहा है, क्या पता दिलवा रहा हूँ। और मैंने कुंडली देखी नहीं ना, मुकेश अंबानी की मदर आई थी मेरे पास, उसको हॉरोस्कोप नहीं सर, आपने जो कहा है ना कि जो अगर आप पैशनेट हो तो यू कैन अचीव ग्रेट हाइट, वो चीज सही है। मतलब मेरा भी मैं आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड इसमें अकल्ट में मैं इतनी पैशनेट हूँ, आई एम अर्निंग मोर देन, मतलब जितना मैं अपने डेवलपमेंट में इससे कमाती हूँ। पैशनेट से अर्निंग का कोई लेना देना नहीं, पहली चीज, ठीक है। तो उसको आप दोनों को अलग रखिए, ठीक। अर्निंग इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, पैशनेट होना अलग है। अगर आप पैशनेट होंगे तो आप ऑकल्ट के अंदर उस मतलब आप रिसर्च में घुसेंगे, समझ रहे हैं आप। इट इज नॉट अबाउट अर्निंग, बट अर्निंग इज अ साइड। अर्निंग क्या है ना, वही फिर 3 इडियट्स वाला डायलॉग उसका ना, सब उसके एक्सेलेंस के पीछे भागो, बाकी कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगी। तो वही है, वो कामयाबी है, वो सेकेंडरी है, अर्निंग इज सेकेंडरी। बट आप अगर आप पैशनेट हैं तो आप 100% इसमें कुछ ना कुछ और ऑकल्ट के अंदर ऐसी अपनी खुद की यूनिक चीज आप डेवलप कर लेंगे फॉर प्रेडिक्शंस, और या नॉलेज आप गेन करते रहेंगे और अपना कुछ एक नया इन्वेंट कर देंगे। वो कराएगा राहु आपसे। पैसा तो कमाएंगे, बिल्कुल 100% कमाएंगे, और पैसे कमाने के लिए हम हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 11 देखेंगे। आपका राहु कहाँ पर है सर? मेरा इसमें 8th हाउस में है। तो ऑकल्ट में पैशनेट तो आप रहेंगे, और इसलिए आप जो है ऑकल्ट के अंदर कुछ अपनी नई, जिसे बोलते ना एक नया तरीका, न्यू वे ऑफ प्रेडिक्शंस, ऐसी चीज आप कुछ इजाद कर सकते हैं, इसमें आप करेंगे तो 100% आप करेंगे। और बहुत मतलब ये आप पैशन ना। हाँ सर, in Rahu Madasha, I had an excellent life for 15 years. Rahu Madasha for 18 years, right? 18 years. Yeah, so 15 years I had a very lavish life, sir. Excellent. मार्स ने गड़बड़ करी फिर बाद में।
तो राहु कोई कहाँ बात नहीं। प्लेस्ड है आपका? राहु में एक्सीलेंट लाइफ वाला। हाँ जी जितेंद्र जी, राहु कहाँ से प्लेस है बताइए, सब 8th अपने house, चेक करेंगे। 8th house। ये लो 8th हाउस में, ये भी पैशनेट। हाँ चलो आरुषि 8th का हाउस हो में गया action। मतलब कल्याण। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं वही कह रहा हूँ, ये दिस इज वेरी 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 शॉर्ट। मतलब ये ऐसे अगर कुंडलियां देख के हम अपने जज कर लेंगे हमारी लाइफ, तो हमारा तो हो चुका चलो, कल्याण हो ठीक गया। है। हाँ ऐसे नहीं करते, ना ही करना। आई एम जस्ट गिविंग यू अ जेनेरिक थिंग कि आप चेक करिए कि आपका ये बहुत जेनेरिक रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक, दिस इज अ वेरी जेनेरिक रीडिंग ऑफ प्लैनेट्स। स्पेसिफिक है, राहु किसी का अच्छा हुआ है, राहु किसी का खराब है। पर जितेंद्र जी ये पक्की है कि राहु की आपकी जो दशा चली है, इसमें आपने वो चीजें करी होंगी जो आपने कभी उससे पहले सोची नहीं होंगी। Sir, I had a very excellent life, lavish life, like a king. 15 years. हाँ नहीं किंग तो है, बट आप मतलब आई एम सेइंग कि इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज जो आपने करा, जो आपने सीखा, जो आपने कुछ जो भी चीज करी, वो चीज के बारे में बात करें। Yeah, unexpected things. हाँ तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें, अचानक से होने वाली चीजें, ये सारी सडन चीजें राहु केतु ही करते हैं। और राहु जो है ये राहु के बिना, मतलब समझिए राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट के बिना एक्सीडेंट नहीं होते, क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो सडनली होगा। तो सडन जब भी वो चीज होगी तो उसके लिए राहु केतु होने जरूरी है। Yes. सर मेरा भी राहु का महादशा चल रहा है फ्रॉम 2007, सो दैट मींस फॉर 2025 तक चलेगा। मेरा भी अभी तक का मतलब मुझे भी नहीं अब समझ में आ रहा है कि क्यों मैं इतना डाइवर्सिफाइड काम कर रही थी इतने सालों से। फ्रॉम अराउंड 2010 आई हैव डाइवर्सिफाइड इन एवरीथिंग। राहु का पता एक और, जब दशा जिसकी राहु की महादशा शुरू हो, उसके लिए एक बड़ी सिंसियर एडवाइस आप सभी को दीजिएगा आगे में। क्या है? जीवन का मंत्र है सरेंडर। ठीक है, जो हो रहा है ना उसके अगेंस्ट मत, डोंट गो अगेंस्ट द टाइड। राहु अपने आप ही आपको ऐसी जगह बिठाता रहेगा, ऐसी ऐसी जगह दिखाता रहेगा जहां पे आपको सिर्फ उसके साथ गो विद द फ्लो में ही जाना है। एंड यू विल अचीव सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आपने सोचा भी नहीं होगा कि कैसे, और आपको पता भी नहीं चलेगा ये हुआ क्या मेरे साथ। 2 साल पहले मैं कुछ और था, अभी कुछ और, अभी 3 साल बाद कुछ और, अभी क्या करा, क्या कितना एक्शन। तो राहु का मतलब एक्शन शुरू हो गया लाइफ में, और ये एक्शन है। ये आपने जो सरेंडर कहा वो तो हर प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन है, आप सरेंडर कर दो। नहीं वो नहीं, मैं सरेंडर नहीं कहूंगा हर प्रॉब्लम का। मैं उसका सोल्यूशन जो आप बात कर रहे हैं, मैं कहूंगा एक्सेप्टेंस है। वो एक्सेप्टेंस है, सरेंडर नहीं है। ना सरेंडर ना कॉम्प्रोमाइज, ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। बट मैं कहूंगा चलो ठीक है, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। राहु का भी मतलब ये एक्सेप्ट करते चलो, एक्सेप्टेंस। ये बड़े वर्ड्स का कितना इम्पैक्ट होता है ना हमारी पूरे उस पे, पूरी बॉडी पे। ये एनएलपी जब आप करते हैं तब आपको समझ में आता है कि, क्योंकि आप सोचते जो है ना, व्हेन यू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ। अभी हम मरकरी पढ़ेंगे तो उसमें था, मैंने बोला सोचा था आज मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा, बट मैं चलो मैं अभी बात कर रहे हैं तो अभी कर लेते हैं। सोचना किसे कहते हैं? व्हाट इज योर, मतलब क्या सोचना किसे कहते हैं? Thought process. What is thought process? Thinking, consciousness. What is thinking? What is thinking? Sir, our subconscious mind gives us many things, many thoughts. Yeah, to purify that. I think it is more about you becoming a reference point of picking up things happening around. Pros and cons, analyzing. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बाबा जितना बना रखा हमने। लाइफ भी हमने बना रखी कॉम्प्लिकेटेड इतनी नहीं। थिंकिंग इज योर इंटरनल कम्युनिकेशन। यू टॉकिंग टू योरसेल्फ इज थिंकिंग। आपने कभी सोचा कि जब आप सोचते हैं तो क्या करते हैं अपने आप से मतलब कम्युनिकेटिंग विद आवर माइंड। मन में सोचते, मैं सोच रहा था, सोचते थे, बात कर रहे थे अपने आप से। You are talking and at times you will think when you are driving and you are बिल्कुल ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल lost in your thoughts, तो अपने आप से इतनी बातें करें कि आपके लिप्स भी मूव कर रहे हैं। मतलब एक वो पिक्चर में डायलॉग था ना, तूने कादर खान था, पता नहीं कौन था, कि तू इतनी देर, गोविंदा कादर खान की कोई मूवी थी, तो इतनी जोर से सोचा कि मुझे सुनाई दे गया। तो आप सोचते नहीं है, आप बात करते हैं अपने आप से। आप सोचते हैं, एंड द लैंग्वेज विच यू टॉक इन, जिस लैंग्वेज में आप अपने आप से बात करते हैं वो चेंज हो जाए ना, अगर वो उसमें कुछ वर्ड्स है वो चेंज हो जाए ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी।
वो इम्पैक्ट करता है आपके सबकॉन्शियस पे, वो इम्पैक्ट करता है आपके अनकॉन्शियस पे, वो आपकी सारी चीजों पे लेके आता चीज। अगर आपकी सोच ठीक रहेगी ना, सोच में वर्ड से सही पता सोचना क्या फर्दर, बड़ा आसान है, बोलो कि हाँ सोचना है, अरे सोचना तो है, सोचना कैसे, क्या सोचना, तो सोचना तो इज अ वेरी, सोचना इज योर इंटरनल कम्युनिकेशन, सोचना इज योर यू कम्युनिकेटिंग विद योर ओन सेल्फ। When you communicate with your own self, you need to make sure the words which you use while you communicate to yourself. And अगर मैं इसको मैं कम्युनिकेशन के चैप्टर में हम लोग लेते हैं एनएलपी में, जब हम उससे बात करते हैं तो कम्युनिकेशन इज टू टाइप्स, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल का कोई लेना देना नहीं, एक्सटर्नल इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर इंटरनल कम्युनिकेशन। External communication is just a byproduct, small component of what you communicate with your own self. And when you say कि I am thinking, it is you which you are communicating with yourself. और वो जो communication है उसमें अगर आप words ठीक डाल दें तो आपकी outcome जो है ना, so that is simple plain meaning of thinking। और ये थिंकिंग इन्फ्लुएंस होती है, हम लोग सोचते जो है सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है, ये प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सारी जो कम्युनिकेशन है, क्या सोचेंगे आप, ये मरकरी बताता है। एक्सटर्नल इज गवर्न्ड बाय मरकरी। राहु और मून से नहीं मतलब है, मरकरी। कंटेंट क्या जाएगा ना अंदर और बाहर, मुंह से निकलेगा क्या अंदर क्या जाएगा, वो कंटेंट इज डिसाइडेड बाय मरकरी, नॉट राहु, नॉट मून। राहु तो बिगाड़ देगा, जो कंटेंट अंदर अच्छा जा रहा है वो तो कहेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा जा किस में रहा है, वो मून में जा रहा है, मून सोच रहा है। उसको उस तरीके से हम देख सकते हैं। इसका राहु का कलर ब्लू एंड ब्लैक, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। राहु की दशा चल रही है, आप लोग सडनली ब्लू कपड़े ज्यादा पहनना शुरू कर दो। आप देखेंगे अलमारी में सबसे ज्यादा ब्लू कलर के कपड़े हैं। आप देखेंगे आपने कोई घर का कोना जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में, आपके इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में कुछ ब्लू कर रखा है। अब ये भी चेक करना, ये सब जब हम पढ़ते हैं, जब प्रॉपर्टी का काम देखते हैं, ये राहु का हम वो देखते हैं, राहु के अंदर उस डायरेक्शन में, या व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनोगे तो ये दशाओं को उस पर भी इम्पैक्ट आता है, आपको सडनली अच्छे लगने लगते हैं। तो मार्स का कौन सा डायरेक्शन था? मार्स का नॉर्थ, उसका साउथ है, मार्स का साउथ। सर वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में बोलते हैं कि तिजोरी या गल्ला साउथ वेस्ट में होना चाहिए। आप कहीं रखो, पैसे होने चाहिए तिजोरी गल्ले में, बाकी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप साउथ वेस्ट में तिजोरी रखेंगे उससे ज्यादा पैसे आएंगे, कुछ नहीं। ओके, आपको वास्तु अगर टाइम रहा, मैं आपको पूरा वास्तु, थोड़ा एक ब्रीफ वास्तु का भी बताऊंगा, और आपको बताऊंगा क्यों गलत है वास्तु, क्यों वास्तु में मेरा खुद का मतलब विश्वास जो है ना, वास्तु से ऐसे क्यों उठाओ, मतलब मैं आपको खुद आप देखना। जैसे कि इसकी डायरेक्शन हमने कल पढ़ी थी, मैंने बताया था ना, साइंस में बाद में पढ़ाऊंगा, तो उसमें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। साइंस की डायरेक्शन में नॉर्थ साइड जो है वो वाटरी साइंस के लिए, तो आपके जितने भी 4, 8, 12 साइन है, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस, ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन है। और वास्तु के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन में, या नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक आपको पानी का काम कराना चाहिए। पानी का काम मतलब आपका वाटर बोरिंग करानी है, नलके होने चाहिए, होने चाहिए। अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी धूप नहीं आती। इंडिया में जो धूप आती है वो साउथ, और मैक्सिमम सनलाइट जो आती है वो साउथ और साउथ सब, मतलब फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट के बीच में आती है, वेस्ट टू ईस्ट में नहीं आती, ठीक है, डायरेक्शन में। अब ये आपको जब नक्शा बना के मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको समझ आएगा। और पानी की जगह अगर आप वहां बनाओगे जहाँ पे धूप नहीं आती है तो हमेशा सीलन रहेगी, हमेशा बीमारियां रहेंगी। आपका वास्तु अगर आपने देखना, सिर्फ इतना क्रॉस वेंटिलेशन हो घर में, हवा पूरी आए और धूप जरूर आए, सनलाइट आए और धूप आए। सनलाइट, और जहां पे सनलाइट आए आपके बाथरूम और किचन वहीं बने, ताकि जहां पर भी पानी का काम हो वहां पे रहे, ताकि वो सूखता रहे, पानी उड़ जाए, सूखता रहे, सीलन ना हो, सीपे ना हो। तो नहीं, आप कर लीजिए, आप देखेंगे, अब ये भी आप देखेंगे, अगर आप जिस घर में धूप नहीं आती उस घर में लोगों की सोच कैसी है,
और अगर आपको अगर बाकी किसी सोच का इलाज करना है, सोच का वो करना, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ धूप में बैठिए, धूप में 15-20 मिनट, आधा घंटा धूप में जाके बैठ जाइए। आपका जैसे हम लोग, कौन सा था वो पिक्चर, फिर से मैं, कोई मिल गया नहीं, तो मेंटल वो बहुत सारी आदि बीमारियां नहीं होगी, तो बिल्कुल ही नहीं, इतना उसका रेलेवेंस है। जिस घर में धूप नहीं आती, जिस घर में खिड़कियां क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, कई ऐसे घर देखोगे जिसमें एंड में टनल टाइप के घर है और लास्ट वाला बिल्कुल बंद है घर, एसी लगा रखा है, सब कुछ है, बट उस घर में 100% प्रॉब्लम है, 100%। अवॉइड गुरु टीचर। अब ये फीमेल्स को अगर अपने हस्बैंड के बारे में देखना, नहीं देखना, जुपिटर देखना। बहुत गलत बहुत लोगों ने फैला रखा है। जुपिटर देखना है क्या मार्स देखना है? जुपिटर, मार्स को देखे। अच्छा, मार्स तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, मार्स तो बिल्कुल नहीं देखना, किसी ने नहीं देखना मार्स। जुपिटर देखना है ना फीमेल के चार्ट में? हाँ, फीमेल चार्ट में जुपिटर देखना फॉर हस्बैंड। थैंक यू सर टू क्लैरिफाई दैट। जुपिटर इज फॉर गुरु, टीचर, एल्डर ब्रदर, बच्चे। ये गुरु बच्चे के लिए, बच्चों के लिए भी देखना है। सोशल जस्टिस, रिलीजन, सिंसियरिटी, हेल्थ, चीजें हमें मालूम का भी कारक जुपिटर। हाउसेस को एस्पेक्ट। सर वॉइस ब्रेक कर रही है। हेलो, कोई है? सब लोग है? यस, आई एम देयर। आई थिंक मुझे आवाज नहीं सुनाई दी, तो मैंने सोचा I am also there, but we can't hear I sir's think voice. we can't hear सर sir's की voice. आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक सर का कनेक्शन ये हो गया होगा। आई थिंक सर को पता नहीं लग रहा है कि वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं ना। हाँ जी। क्योंकि सर समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक सर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। व्हाट? सर आप डिस्कनेक्ट हो गए हो। हाँ, मैं तो डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। मैं क्या बात चल रही थी मुझे बताइए। ओके। सर जुपिटर के बारे में बता रहे थे आप। हाँ, मैं तो जुपिटर के बारे में बता रहा, बट somebody said I am not able to understand what you guys are saying. That you are not audible. अच्छा, I'm not audible. Okay. ठीक है। अच्छा, आप लोग अपना अपना जुपिटर चेक करें कहाँ पर है। 9th या 10th उसको एस्पेक्ट करेगा या फिर वो उसमें प्लेस्ड होगा? 10th। हाँ, तो ये सब के सब 5th हाउस है ना? 11th। हाँ, तो ये मतलब इसका अभी जब मैं एस्पेक्ट पढ़ाऊंगा ना तब आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये अपने से 5th हाउस, 9th हाउस
और 7th हाउस का एस्पेक्ट करता है, 3 हाउस। तो जहां पर भी होगा 9th और सर 10th में जुपिटर फर्स्ट हाउस में, असेंडेंट हाउस में सर, तो 9th हाउस का एस्पेक्ट करेगा, फर्स्ट हाउस में ना, तो वो 9th हाउस का एस्पेक्ट करेगा। सर मेरा 11th हाउस में है। 11th हाउस में तो ये आपका 159 मतलब 759, इसमें आप देखेंगे तो उसमें आपका ये 6 7 में आएगा, बट ये 9th में जनरली थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ हाउस, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ हाउस, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ नहीं, फिफ्थ, 9th एंड 7th। तो 6th हाउस इज ओके। मैं 6th हाउस में तो कोई नहीं, 5th और 9th में उससे एस्पेक्ट है ना, तो ये एस्पेक्ट करेगा 9th और 10th हाउस को। जनरली लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उस टाइम, मतलब वो अगर 6th हाउस में रहेगा तो दूसरा तो सर एक ये और जो हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस पे कुछ इसका मतलब इसका क्या एट्रीब्यूट्स रिजल्ट नहीं आएगा? आएगा? क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ओके सब आएगा। ओके। जैसे मेरे तो असेंडेंट हाउस फर्स्ट हाउस में है। हाँ, तो नॉलेजेबल है आप, ओके अच्छा। सेल्फ अपना सारी अच्छे नॉलेज वाले लोग हैं। सो सर 10th हाउस में गुरु होने का क्या मतलब? आप एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन करेंगे पक्का। अच्छा सर और 11th हाउस में होने से 11th हाउस में मतलब 11th हाउस से क्या मतलब, ऐसे ही जेनेटिक मतलब छोड़ो भी, टेंशन मतलब उसको, ये सब सारी चीजें करने। बट मैं जनरली जुपिटर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी को भी बताता है, ये नॉलेज को भी बताता है। तो ये 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस हो गया, उसमें जुपिटर है, तो आप प्रोफेशन में हो सकते हैं, उसका मतलब ये है। और 11th हाउस में अगर जुपिटर है, इसका मतलब आप नॉलेज से गेन कर सकते गेन हैं, हो आपको सकते हैं। गेन आपको नॉलेज से होगा, नॉलेज बांटने से भी हो सकता है, टीचिंग से भी हो सकता है, टीचिंग से भी हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, कंसल्टेंट बनकर भी हो सकता है। ये सारी किसी भी चीज, किस चीज के कंसल्टेंट बनेंगे वो हम 10th हाउस और 2nd हाउस से, बस 6th और 7th हाउस से चेक करेंगे। तो तो 6th क्या हाउस चीज में रहेगा तो जॉब करोगे मतलब, राइट? नहीं, जॉब करोगे नहीं, ये करने का भी नहीं है, ये तो मैं में तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बता रहा था जुपिटर। अच्छा ओके। क्योंकि हम लोग ये भी देख रहा था बहुत सारे लोगों का 6th हाउस है ना, तो 6th हाउस का 5th एस्पेक्ट हो गया 10th हाउस। ओके तो ये एस्पेक्ट या तो 10th हाउस को करेगा या 9th हाउस को करेगा। ओके। बहुत मतलब ये दिस इज अगेन 90% प्लस trait, people who learn astrology and who also make a career in astrology, especially अगर 10th हाउस एस्पेक्ट है तो वो करियर इन एस्ट्रोलॉजी बनाते ही हैं। तो जैसे 4th हाउस में जुपिटर हुआ तो वो 10th हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो पक्का 10th हाउस का एस्पेक्ट करे या 10th हाउस में हो, तो वो करियर इन एस्ट्रोलॉजी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर हाँ जी, सर मेरे को ना ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मतलब एक जैसे हाँ बहुत जगह पढ़ते हैं, मतलब ये मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जुपिटर और मार्स को एज हस्बैंड ट्रीट करने के, मतलब कई लोग मैंने कहीं पढ़ा था एक बुक में आई गेस या कहीं की जैसे कालपुरुष की कुंडली होती है उसमें फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है वो मार्स होता है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो 7th हाउस का होता है वो वीनस है, तो उन्हें हम हस्बैंड वाइफ के कारक में लेते हैं, बट कई बुक्स में जुपिटर को एज हस्बैंड लेते हैं कि एज वो प्रोटेक्टर हो जाता है वाइफ के लिए एंड केयर टेकर हो जाता है उस सेंस में भी। तो होम टू कंसिडर मतलब जैसे अगर हम हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि मंगल जरूर मिलवाते हैं जैसे लोग करते हैं जब शादी के टाइम, वो इसलिए कि वीनस मंगल स्ट्रेंथ है तो वीनस सीमेन है, मतलब उसमें वो आगे कर पाएंगे, मतलब बहुत कंफ्यूज इस चीज का मेरे को कंफ्यूजन है कि जुपिटर को कंसीडर करना है या मार्स को। क्या होगा उससे, चलो आपने जिसको भी कंसीडर किया उससे होगा क्या? हाँ जी सर। उससे होगा क्या? नहीं जैसे कई बार लोग आते हैं या कोई भी अपने फीमेल आई अपने हस्बैंड को लेके पूछ रही है, तो हम उसके मार्स को जज करेंगे या जुपिटर से जज करेंगे? जो भी आप जज करेंगे, हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत लंबा चौड़ा गेसवर्क होगा, एग्जैक्ट नहीं ओके होगा, ठीक है। ठीक है तो आप मार्स से तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है, मार्स को तो फॉरगेट मार्स कंप्लीटली, ठीक है। अब जुपिटर को थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि जुपिटर क्या प्लेस्ड है, कैसा है, क्या है। मार्स नहीं, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस जो है वो हमारे एस्ट्रोलॉजी और कालपुरुष की कुंडली से देख के नहीं बनाया गया, ठीक है। और जितनी ज्यादा साइंस, जितने ज्यादा तरीके इसके देखने को, जितने एस्ट्रोलॉजर, सबके तरीके अलग हैं। आप 20 साल एस्ट्रोलॉजी कर लो, आप अपना कुछ अलग बना लोगे कि सैटर्न से देखते हैं हम लोग,
अच्छा ठीक और वो भी है। आप बना लोगे कि ऐसा कि जो पीपल हुआ बॉर्न बिटवीन 1950 टू 1975 उनके लिए हम मार्स से देखेंगे, 75 टू 2000 हम उनके लिए जुपिटर से देखेंगे, बाकी और किसी और से देखेंगे। आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ये ठीक है। सबसे कोई मतलब नहीं। आपने अच्छा क्या देखना है, आपने देखना है कि हस्बैंड क्या मतलब क्या देखोगे, मैं वही जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी मतलब बड़ा जनरली, अच्छा जनरली क्या एज फीमेल अगर मैं अपने as female, हस्बैंड के हाँ। बारे में जानना चाहती हूँ अच्छा, आप तो अपने मैं हस्बैंड को क्या जानना चाहते हैं अपने हस्बैंड के बारे में? मतलब जनरली कि आगे उनकी कैसा लाइफ होगा? कैसी रहेगी, नहीं, कैसा होगा। आपकी शादी अभी हुई नहीं है हो ना? चुकी है मेरी, आई अच्छा, एम हो मैरिड। चुकी है। अच्छा, यू आर मैरिड, तो आपको अपने हस्बैंड के बारे में जानना है कि क्या होगा, हाँ, है ना? तो मैं तो अपना आपकी 7th हाउस कुंडली से देखूं। क्यों देखेंगे? आपकी कुंडली से क्यों देखेंगे? हस्बैंड की कुंडली से क्यों नहीं देखेंगे हस्बैंड का? हम कैसे करते हैं ना, चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ आपको। मैं चूंकि आई हैव टू गिव यू राइट आंसर, मैं वैसे कि एक सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू थिंक इन अ लॉजिकल वे। ओके। ठीक है, तो वो एक पहले तो मैंने इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको थोड़ा लॉजिकल आप सोचिए और हाँ जी। देखिए कि क्या उससे कैसे हम हेलो। ओके। हेलो। नेटवर्क इशू सर। हेलो। सर हाँ आपका जी, नेटवर्क जा मेरा रहा है, नेटवर्क कह रहा है कि आज यहीं छुट्टी कर दो। यही छुट्टी करेंगे क्या? नेटवर्क में आवाज तो आ रही है, दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, हाँ स्क्रीन जी दिख रहा सर। है। अच्छा, अब देखो, अभी अगर मेरे को आपके हस्बैंड मान लो या आपका हॉरोस्कोप है, जस्ट ठीक है। एग्जांपल, और ये मुझे आपके हस्बैंड के बारे में चेक करना है, तो इसमें हमारे उसमें एक टूल आता है, हम कुंडली को घुमा देते हैं, ठीक है। कुंडली को घुमाने 7th का हाउस मतलब, ऊपर हाँ, चला। 7th हाउस ऊपर, ये हमने हाउस रिवॉल्व कर दिया, 7th हाउस ऊपर हो गया, तो ये आपकी कुंडली चेक बन गई। ठीक है। अब हम इससे देखेंगे, अब ये कुंडली जो बता रही है, हम उससे देखेंगे आपके हस्बैंड के बारे में। ओके। ना जुपिटर से देखेंगे, ना मार्स से देखेंगे, ना हम, क्योंकि उनसे देखेंगे तो हम सिर्फ एक मनोहर कहानियों की स्क्रिप्ट बनाएंगे और उससे अच्छा ऊपर ठीक कुछ है। नहीं बनाएंगे, ठीक अच्छा है। एग्जैक्ट अगर आपने देखना है, एग्जैक्ट पता करना है एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं है, तो हम कुंडली से देखेंगे। आपकी कुंडली से 7th हाउस आपके स्पाउस का हाउस है, उसको हम लग्न बना के फिर हम चेक करेंगे क्या हुआ, ओके। ठीक ठीक है। है। तो वो चीज देख लेंगे और बाकी सब तो स्टोरीज है, ठीक है, मतलब बाकी ना सब stories। जुपिटर देखना ना मार्स, बस कुंडली पे फोकस देखो, करना है। अभी आप एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हो, तो मैं आपको क्यों बेकार में फालतू का ये टाइम हाँ पास, वो जी। टाइम पास है। वही वाली अच्छा। बात है, हमने कहा कि अच्छा ऐसा होगा, बड़े सब लोग कहते हैं वीनस बैठा है 7th हाउस में। मैंने भी अपनी बचपन की कुंडली निकाल के देखी थी, उसमें था 7th हाउस में मेरा वीनस है और अपने घर में अपनी राशि में है, तो पत्नी बहुत सुंदर होगी, सुंदर पत्नी का योग है। तो मैं देखा, वाह, सुंदर पत्नी का योग है, बहुत बचपन से खुश होता रहा, ठीक है। तो मैं बहुत बचपन से अपनी कुंडली देखनी शुरू कर दी थी मैंने। तो खैर, एनीवेज, ये जुपिटर हो गया, तो ये सब चीजें हैं, तो ये टाइम पास है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक सैटर्न है। पे आ जाते हैं। थैंक यू सर। सैटर्न का क्या मतलब है? सैटर्न सैटर्न के बारे में सबको पता ही है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वगैरह, यहाँ सब ये बहुत जस्टिस। जस्टिस, न्यायाधीश, न्यायकर्ता सैटर्न। मैं जिम्मेदारी। मैं आपको उस पर भी न्यूमरो वाले उस पर मैंने सैटर्न के बारे में काफी कुछ बताया। बेसिकली सैटर्न को क्या है, मीडिया पब्लिसिटी सबसे ज्यादा मिली है, ठीक है। शनिदेव को हमारे सबसे ज्यादा मीडिया में स्थान मिला गया है, दिया गया है, सबसे ज्यादा उनका पीआर हुआ है, ठीक है। इनकी पीआर मशीन भी अच्छी है हमारे शनिदेव की, तो सीरियल भी बन गए इनके ऊपर, लोगों ने देखे भी, लोगों ने अप्रिशिएट भी करे, और लोगों, तब से सैटर्न का डर और बढ़ गया। इन्होंने अच्छा तो कुछ नहीं किया, मीडिया वालों ने डर और बढ़ा दिया, लोगों के दिल में सैटर्न का डर बढ़ा दिया। अब कोई पूछे अमिताभ बच्चन का, ऐसा कहते हैं मेरे को, नॉट दैट कि अमिताभ बच्चन ने कुंडली अपनी मेरे को दिखाई है, बट ऐसा नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अमिताभ बच्चन की किस्मत बदली जब उसने 2 नीलम पहने। उसने एक उंगली में 2 नीलम पहन रखे थे, जो नीलम सैटर्न का, वो तो शनि उसका बहुत अच्छा था, तो शनि ने उसकी किस्मत एकदम पलट गई। शनि की दशा चल रही है, शनि ने किस्मत एकदम पलट दी उसकी। अब शनि अगर किस्मत पलट सकता है किसी की, किसी की किस्मत खराब कर सकता है। बेसिकली क्या है शनि का, अगर मैं आपको ऑनेस्ट एक तरीका आपको बताऊं, इट इज योर, ये वो है आपका लेवल पे लाने के लिए है, ये आपका लेवलर है। अगर आपने बहुत मेहनत कर रखी और उसका फल आपको नहीं मिला अब तक, तो शनि का टाइम आएगा तो आपको फल उसका 100% मिलेगा, और शायद उम्मीद से ज्यादा मिले। और अगर आपने कहीं पहले
इनकम टैक्स की चोरियां कर रखी हैं या आपने टैक्स देने में वो कर रखा, तो ये पेनल्टी लेकर आएगा साथ में। तो आप टैक्स नहीं भर रहे तो टैक्स भरेंगे इस टाइम पे, टैक्स ज्यादा भर दिया पहले तो आपको रिफंड मिल जाएगा इस टाइम पे। इतना ही है, दैट्स व्हाट सैटर्न डज, नथिंग मोर। और कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं कि शनि आ गया तो आधे लोग शनि की साढ़े सती, अब जब मैं आपको साढ़े सती समझाऊंगा कि साढ़े सती क्या होती है तो भी आपको बताऊंगा। सिंगल प्लैनेट कोई भी होगा उसका इम्पैक्ट नहीं होता, ना सिंगल ट्रांजिट में ना घर में, सिंगल प्लैनेट सिंगल हाउस। इसीलिए मैं आपको हस्बैंड का जुपिटर मार्स 7th हाउस बना कर रहा था देखने के लिए। नहीं, हम कुंडली देखते हैं, पूरी कुंडली देखेंगे, हम एक हाउस और एक प्लैनेट के ऊपर अपनी जजमेंट नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। सिंगल हाउस सिंगल प्लैनेट, सिंगल हाउस मतलब एक हाउस के ऊपर या एक प्लैनेट के बेसिस पे या एक हाउस के बेसिस पे कोई जजमेंट नहीं जाएगी। वो सब जजमेंट आधी अधूरी जजमेंट, हाफ कुक्ड जजमेंट है, इसलिए हम नहीं देंगे। सो दैट इज व्हाट सैटर्न डज टू। खैर हो गया अभी, इसमें डायरेक्शन इसकी वेस्ट है। सर ये अमिताभ बच्चन का जो आप बता रहे थे, उन्हें 2 नीलम पहने तो वो सैटर्न उलट गया? उलट नहीं गया, उलटता नहीं है कोई भी। सैटर्न अच्छा होगा तो उसको और अच्छा कर दिया। नग जो है कभी भी किसी वीक प्लैनेट को पावर नहीं देता। नग का काम है जो ऐसी तासीर है उस प्लैनेट की, मतलब जैसा प्लैनेट का नेचर है उस नेचर को वो एनहांस कर देता है। अगर प्लैनेट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव कर देगा, अगर प्लैनेट पॉजिटिव है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। कभी भी नग कोई भी आपको बोले, मतलब अभी तो आप सीख जाएंगे पूरा खुद ही, लेकिन एज अ प्रिंसिपल कोई भी नग किसी भी प्लैनेट के लिए पहना जाएगा, तभी पहना जाएगा जब वो प्लैनेट पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो उसकी जो भी टेंडेंसी है उसको वो इंक्रीज कर देगा। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई भी प्लैनेट ना 100% नेगेटिव होता है ना 100% पॉजिटिव होता है, इवेंट बेस्ड होते हैं सारे प्लैनेट जो है, इवेंट बेस्ड है। जैसे मान लीजिए शनि आपका प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है तो प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छी कर देगा, बट हो सकता है मतलब मान लीजिए जैसे एक प्लैनेट हम जब उसमें देखते हैं, अपना नाड़ी वाला करते हैं, नाड़ी पढ़ते हैं, तो एक प्लैनेट जो है प्रोफेशन हम देखते हैं 6th हाउस से 10th हाउस से 11th हाउस से 2nd हाउस से 1st हाउस से, ये सारे हाउस कोऑर्डिनेशन में ये प्लान बता रहा है। अगर ये प्लान ये सारी चीजें बता रहा है तो ये इनसे आपका कनेक्शन है इन सारे प्लैनेट्स का, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये प्लैनेट प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर वो प्रोफेशन के लिए अच्छा होगा तो वो पर्सनल लाइफ के लिए उतना ही खराब होगा, तो उसमें डिवोर्स भी हो सकता है उसका, अगर गड़बड़ दोनों की, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली में अगर हुआ तो इसलिए कभी भी आप एक प्लैनेट के ऊपर, एक सिंगल प्लैनेट सिंगल हाउस के लिए जजमेंट नहीं देंगे। और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई भी नग तभी पहनेंगे आप प्लैनेट के लिए जब वो प्लैनेट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव प्लैनेट के लिए नग नहीं पहना जाता, ये बिल्कुल पोंगापन। हाँ वही होता है, ये मंत्र इज न्यूट्रल। मंत्र इज न्यूट्रल, मंत्र नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकता है, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करेगा। ओके। मंत्र हो गई, पूजा हो गई, दान हो गया, ये सारी चीजें, कोई भी चीज हो गई इन सब में से, ये सारे और कोई भी उपाय हो गए, गाय को खाना खिलाना, शिव जी की पूजा करना, व्रत रखना, ये सारे कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव को, ये अगर ये न्यूट्रल है, मतलब अगर पॉजिटिव के लिए न्यूट्रल है, नेगेटिव के लिए थोड़ा सा एनहांस करते हैं। सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कुछ गलत रत्न पहन लिए तो मतलब समथिंग गोज बैड? यस, could happen. It happens, huh? Could No, why happen. I'm asking this question is because one astrologer told me to wear a blue sapphire. Okay, and I'm wearing it also. I'm क्या wearing हुआ? a blue अच्छा हुआ क्या? sapphire and हुआ क्या? पर उसका हुआ कुछ क्या? भी नहीं हुआ, नौकरी चली गई मेरी। But अच्छा I'm हुआ still बुरा wearing हुआ? it, but तो अच्छा हुआ बुरा हुआ? That मुझे is level पता of नहीं है, fear. I had to take it as a positive. I started learning That is level of astrology fear. out here. कोई दिक्कत नहीं, अभी जब एडवांस पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको सर सब मुझे पता येलो सफायर पहनने को बोला तो हुआ है, सबको बट बोल मैंने देते पहना नहीं। आपने प्रोफेशन के लिए पूछा अगर किसी से तो वो येलो सफायर ही बोलेगा, कुंडली देखेगा बाद में, पहले बोलेगा पुखराज लो, मुझसे लो, क्योंकि सारा ऑथेंटिक पुखराज मेरे घर में बनता है, मैं ही दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता। देखो आधी बीमारियां एस्ट्रोलॉजर खुद क्रिएट करता है, दवाई भी खुद ही बनती है उसको। जैसे इसलिए कोरोना वायरस चाइना ने बनाया और वैक्सीन पीछे से दे दी, ठीक है, तो अब भाई हमें अगर ठीक करना है तो हमें दवाई भी वहीं से लेनी पड़ेगी।
तो ये चीज, ये हमें नहीं करना। तो अभी आप कोई टेंशन मत लो, अभी हाफ चीजें मैं नहीं बताऊंगा आपको, टेंशन में आप लोग खुद जज करोगे अपनी कुंडलियाँ, मतलब उसके लिए एडवांस करना पड़ेगा, एडवांस में आप खुद जज करोगे अपनी कुंडलियाँ, अपनी ही नहीं बाकियों की भी करोगे। और 100% आप, मतलब ये है कि हम 3 महीने में आप प्रेडिक्शन करना सीख जाओगे कि कब क्या टाइम आएगा, कैसा है, और एक्यूरेट प्रेडिक्शन अपने ही बारे में नहीं, सबके बारे में। और ये जितनी जो क्या है, आधे से ज्यादा चीजें इसमें मैन मेड है, हमारी बनाई हुई चीजें, तो वो है, वो हम करेंगे। तो अभी आज सैटर्न पे ही कहानी खत्म करते हैं, शनि के ऊपर मैं आपको सारे प्लैनेट्स का भेज दूंगा। नेक्स्ट क्लास में वील कंटिन्यू विद मरकरी, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, क्योंकि उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है। जी सर, वीडियो भी भेजना प्लीज। हाँ जी, आज की रिकॉर्डिंग का वीडियो भी भेजना प्लीज। हाँ मैं वो रिकॉर्डिंग का वीडियो भी आ जाएगा। सर कल भी क्लासेस है? सर आपके कल कल तो नहीं है, वैसे तो नहीं है। कल करनी है क्या? कल फ्राइडे है ना सर? कल कुछ होमवर्क, या तो होमवर्क हमको दे दो आप कुछ प्रैक्टिस के लिए, देन वी विल डू दैट। नहीं, कल क्लास कर लेते, अगर मैं सुबह देख लूंगा शेड्यूल अपना, आई विल सेंड यू मैसेज। अगर ठीक है, कल ओके। व्हाट तो कल टाइम? क्लास ही कर लें। 6:30 रखना सर। 6:30 है, 6:30। हाँ ठीक है सर, सेम ठीक है। टाइम, ओके ओके, सर, ठीक है? ओके सर, कोई गुड होमवर्क नाइट। नहीं, Thank you, सिर्फ कल sir. क्लास ही कर लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, गुड ओके नाइट। जी, ओके जी, गुड नाइट। सर Thank you. मेरा एक क्वेश्चन था हाँ हाँ, पूछिए। सर, एडवांस क्लास का ड्यूरेशन कितना रहता है, कितना दिन की क्लास होती है वो एडवांस वाली? 18 क्लासेस है, ओके, ठीक है? 18 क्लासेस। और तो सर उसका चार्जेस? वो 25,000 फीस है, और ओके उसका जो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है वो आपको अलग है, वो 28,000 जी के करीब हो पड़ेगा। वो आपको उनसे होरो सॉफ्टवेयर से जो लेना पड़ेगा। ओके, अच्छा। सो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर मस्ट है ना, वो एडवांस क्लास के लिए? बल्कि अच्छा, क्योंकि मेरा अभी जो लोग जिस बैच में पहले से स्टूडेंट ले लेते हैं सॉफ्टवेयर, वो पहले दिन से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने आज पूछा सर कि आपका सॉफ्टवेयर वो मुझे कहाँ से मिलेगा, वो होरोसॉफ्ट इसीलिए करके आप मैंने टाइप पूछा करोगे। बिकॉज हाँ, आप नेट पे होरोसॉफ्ट टाइप करिए, आपको मिल जाएगा, उस पर नंबर मिल जाएगा आपको। उधर रोहिणी में, दिल्ली रोहिणी में है बंदा, वो देते हैं, वो आपको भेज देंगे। उसमें एक की लगता है सॉफ्टवेयर के अंदर, एक ऐसा ना, एक ऐसा की लगता है, ये पेन ड्राइव टाइप का की है, ये की से लॉक्ड रहता है। ये की भी आपको भेजेंगे, बाय कोरियर भेजेंगे, इसके बिना चलेगा नहीं सॉफ्टवेयर। तो ये आपको मिलेगा, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, आप वो बात करके आप खरीद लीजिएगा। अभी हमारी क्लास खत्म होगी, ये हम इसको अगस्त फर्स्ट वीक में खत्म करेंगे, तो बाई 15 अगस्त के आसपास हम एडवांस कोर्स शुरू कर लेंगे। तो टाइम है ओके उसमें, तो तब तक आप लोग कर लीजिए अरेंज सॉफ्टवेयर एंड। जी सर, ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir.